स्टार्ट करते हैं। हमारा आज टॉपिक है, हमारा फ्लिपकार्ट का है। अमेजन हमने कल फुल एक्शन में कंप्लीट कर दिया है, और आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा। ठीक है, हम इनको वन बाय वन कवर करेंगे, और डाउट्स जितने भी होंगे उनको मैक्सिमम कवर करके ही चलेंगे अपन इसमें, है ना। तो देखिए, इसमें सेम ऐसा ही प्रोसेस रहता है जैसे अपन ने अमेजन पे किया था ना। अपन ने क्या किया था, वहाँ पे अमेजन सेलर सेंट्रल डॉट अमेजन डॉट इन, है ना। तो सिमिलर वे में यहाँ पे हमें सेलर सेंट्रल नहीं डालना है, यहाँ पे हमें केवल सेलर फ्लिपकार्ट डालना है। आप अगर जैसे आपको याद नहीं रहता तो उसमें सेलर डॉट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम डाल सकते हैं, है ना। या आप सेलर सेंट वो फ्लिप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के आप सेलर फ्लिपकार्ट डाल दीजिए, तो ये आपको डायरेक्टली वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है। तो मैं जस्ट एक इनकॉग्निटो मोड से ओपन कर रहा हूँ मैं, है ना, जहाँ पे अगर आपको जैसे नहीं याद रहता तो आप वहाँ पे से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पे डाल दिए सेलर फ्लिपकार्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, सेलर डॉट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट। तो देखिए, जब ये ओपन होगा, है ना, तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। आपका अगर अकाउंट ऑलरेडी है तो आप लॉगिन करेंगे, वरना आप यहाँ पे करेंगे स्टार्ट सेलिंग। देखिए, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिन पे हमें जीएसटी पे नहीं करना है। जस्ट लाइक मैंने बताया था आपको, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे फार्मर के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो जितने भी मतलब किसान के प्रोडक्ट होते हैं या क्रॉप्स होती हैं, जितने भी वो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बुक्स हैं, तो उनको हम बिना जीएसटी के सेल कर सकते हैं। तो वो चीज ऐसा नहीं केवल अमेजन ही मानेगा, वो सभी को माननी पड़ेगी। फ्लिपकार्ट भी मानेगा, मिंत्रा, मीशो, सभी को माननी पड़ेगी। तो ये रूल्स गवर्नमेंट ने बनाया है, तो ये फॉलो भी करना बनता है। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होगी। जिन प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता उसके लिए आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे बुक्स आप सेल कर रहे हैं तो आप जीएसटी मत लीजिए, डायरेक्टली आप ये फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मुझे ऑनबोर्ड होना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग का जो ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में, अपन इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ लोग ये लोग यहाँ मतलब साइन अप करने के ये डिटेल मांगेगा कि आपके ये डिटेल क्या क्या है ना। आप यहाँ पे डालेंगे किसी का मोबाइल नंबर, मतलब अपने मोबाइल नंबर, यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप ये मेल आईडी डालेंगे, ये मेल आईडी। ठीक है। और फिर अगर देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आप जीएसटी आपके पास नहीं है ना, अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी नंबर डालिए। ठीक है, ये यहाँ पे डाल देंगे, है ना। और अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, जस्ट लाइक आप बुक्स की सेल कर रहे हैं, तो ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जब आप बुक्स पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपके पास जीएसटी नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पे पैन नंबर डालिए। जीएसटी नंबर डालने की जरूरत नहीं, पैन कार्ड का आप नंबर डाल दीजिए और रजिस्टर करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर क्लियर। जैसे ही आप जीएसटी यहाँ पे ये कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएशन का आ जाएगा, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फिर आपका ये ऑनबोर्ड हो जाएगा आपका फ्लिपकार्ट। बस इतना सा प्रोसेस है स्टार्टिंग का। ठीक है। नाउ अब मैं दिखा देता हूँ जब आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया, तो आई एम जस्ट लॉगिन इन माई अकाउंट। ये मेरे पास एक मिनट। ये देखिए, अब मैंने ये पैनल में ओपन कर लिया है, मतलब ये मैंने लॉगिन कर लिया है। हमारा ये फ्लिपकार्ट का अकाउंट, ये सेलर अकाउंट है। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर। ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से आपको दिखेगा फर्स्ट में, है ना। ये मेरा जीएसटी आई एन ओटीपी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड बता रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पुराना अकाउंट है यहाँ पर, तो हो सकता है एक नीचे फिर से वो कंप्लाइंस को चेक करने के लिए फिर से एक बार ओटीपी वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, वो मैं एक बार कर देता हूँ। अगर ये प्रोसेस का बता रहे हैं तो एक बार देख लेता हूँ। वैसे रिक्वेस्ट ओटीपी, अगर आपके किसी के अकाउंट होंगे तो उसमें यह वाला ऑप्शन आपके में भी आ रहा होगा, अगर किसी का पुराना अकाउंट है तो।
ठीक है। इसमें अभी थोड़ा सा कोई एरर दे रहा है ना, ये मैं इसको देख लेता हूँ इसको भी अगर। ये सर मेरी वाली मेल आईडी नहीं ले रहा है, ठीक है कोई नहीं, मैं इसको डायरेक्टली आपको ऊपर दिखा देता हूँ, इसमें ये मेरा एक्टिवेट है ऑलरेडी, बट सम इश्यू ड्यू टू सम इश्यू गेटिंग के। ठीक है, इसका कोई नहीं, मैं इसका ऐसे बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपका ये आपको होम पेज यहाँ पर मिलेगा, देखिए ये आपको होम पेज दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये देखिए पूरा होम पेज दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ये आपको इस तरीके से पूरा डिटेल दिखेगा यहाँ पर, है ना, इसमें फेस्टिवल ऑफर दिखेगा, इनका कोई मतलब नहीं है, डैशबोर्ड होता है होम पेज का, इसका कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है, बस ये आपको ऑफर्स के बारे में बता रहा है। सिलेक्शन इनसाइड में ये आपको दिखाएगा कि आप मतलब कैसे अपनी प्रोडक्ट की सेल को यूज कर सकते हैं, मतलब तो मतलब आपको सेल को बढ़ाना है तो उसकी केवल रिकमेंडेशन है, इन पे कोई यूज नहीं है। और हमारे उनके पे कुछ नया आता है तो ये सब वहाँ पर दे दिया है कि व्हाट्स न्यू, क्या आप इसमें नया आया है हमारी तरफ से, तो ये सारी डिटेल उन्होंने दे दी है इस जगह पे, तो इनका कोई यूज नहीं है, ये बस इस तरीके से नॉर्मल है ना। यहाँ पर इस चीज का कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब हमारे आते हैं सेकंड क्वेश्चन, अब आपके में ये आएगा सबसे ज्यादा कि आप अकाउंट सेटअप करेंगे उसके बाद क्या जरूरी है, तो देखिए आप जब देखिए ये होम पेज है, होम पेज के आप राइट साइड में जाएंगे, ये थ्री डॉट्स पे गए आप, ठीक है। थ्री डॉट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना सेलर पेन, ये सेलर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि मतलब एक सेलर ऐप होता है फ्लिपकार्ट पे, जिसमें वो पूरी डिटेल आपको देते हैं कि ऐसे अपना अमेजन का ऐप होता है, ऐसे अमेजन का भी सेलिंग ऐप होता है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल से भी चला सकते हैं। इसके जस्ट लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये स्टोर नेम लिखा होगा, स्टोर नेम पे क्लिक करेंगे और आप मैनेज प्रोफाइल पे जाएंगे, तो मैनेज प्रोफाइल में आकर के आपके सामने ये वाले ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें मैं वन बाय वन ये सारा बता देता हूँ कि जैसे अगर आप व्यू पे जाएंगे मतलब अकाउंट वाले सेक्शन में जाएंगे, है ना, तो ये इसमें आपकी लॉगिन डिटेल होगी और ये आपका कौन सा पिकअप एड्रेस है, कहाँ से पिक करना है, बस एक तरीके से आवेदन से इंटरनेट करते जाइए कि जहाँ पे अपन वो किया था हमने कि पिकअप एड्रेस दिया था, रिटर्न एड्रेस दिया था, वही चीज़ यहाँ पे आएंगे अप्लाई, ठीक है। ये डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन है, इसमें हम अपने एडिट करके ये पूरा डिटेल डालते हैं कि जिसमें कि हमारी तरफ से ये हमारा अकाउंट है, डिस्प्ले नेम ये मतलब डिस्प्ले नेम आपने देखा होगा कि वहां पर जब अपना प्रोडक्ट आता है ना, वहां पर वो शो होता है, जस्ट लाइक मैं दिखा देता हूँ फ्लिपकार्ट में, अगर जैसे मैं कोई प्रोडक्ट ओपन करूंगा, देखिए मैं कोई भी प्रोडक्ट एक ओपन करता हूँ तो जस्ट लाइक एक जस्ट लाइक मैं मोबाइल में किसी मोबाइल कैटेगरी में जाकर के ना किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए आप नीचे करते आएंगे ना तो यहाँ पे सेलर का नेम दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है आपको ये सेलर नेम, ठीक है। तो यही जो नेम होता है वो हमें यहाँ पे डालना है, इसमें एडिट करेंगे और हम एडिट करने के बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे डिस्प्ले नेम, ठीक है। और फिर अपना बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे पूरा कि हमारा क्या बिजनेस है और ये सब, ठीक है। ये पिकअप एड्रेस डालना है कि किस पिकअप एड्रेस से आप ये पिक कराना चाहते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है आपकी, ठीक है। और इसके साथ ये लॉगिन डिटेल है ना। आप ये डिलीट अकाउंट का तो ऐसा है कि किसी को अगर अकाउंट डिलीट करना है तो यहाँ पर आएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक ये वाला क्लियर, ठीक है। अकाउंट मैनेजर का कुछ नहीं होता है, अकाउंट मैनेजर का ये रहता है कि जैसे कि आपने किसी अकाउंट मैनेजर को हायर किया हुआ है फ्लिपकार्ट की, है ना, तो उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पर आएगी। तो इसके दो तरीके हैं, अगर आपकी सेल बहुत अच्छी है, 30 लाख से भी ऊपर जा रही है आपकी सेल मंथली, या फ्लिपकार्ट को लगता है इनका प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी जाएगी आगे भी, तो वो फ्लिपकार्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक अकाउंट मैनेजर को असाइन करके देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप उनके अकाउंट मैनेजर को हायर कर सकते हैं, उनका चार्जेस रहता है 4 से 5 हज़ार रुपए एक महीने का, हो सकता है 7 या 8 हज़ार रुपए तक महीने तक का रह सकता है। तो उनको आप असाइन कर सकते हैं, जैसे आप इनको असाइन करेंगे पेमेंट करेंगे आपको यहाँ पे उनके अकाउंट मैनेजर की डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और डीपली बता दूंगा थोड़ा सा कि अकाउंट मैनेजर हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए न्यू अकाउंट पर, है ना, तो ये मैं अभी आपको ये भी डिटेल क्लियर कर दूंगा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपका अकाउंट नया है ना, आप अपने प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं तो आप अकाउंट मैनेजर को हायर कर सकते हैं, लेकिन देखिए अकाउंट मैनेजर को उनका जो मेन जो मोटिव होता है, अगर मैं मोटा मोटा देखूं, उनका सेल का तो बढ़ाने का रहेगा, उनके पास टारगेट रहेगा कि आपकी सेल बढ़ानी है, लेकिन साथ में उनके पास ये भी रहेगा कि वो आपको फोर्स करते रहेंगे कि आप एडवर्टाइज चलाइए, आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कीजिए, तब आपकी सेल आएगी। अब आपके पास उतना बजट नहीं है, आप 10,000 की प्रोडक्ट आप सेल कर पा रहे हैं और महीने में आप 15 हज़ार का बजट लगाएंगे सेल एडवर्टाइजिंग करने में, तो ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो वो केवल जो सेल के लिए आपको फोर्स करेंगे, उनका ये रहेगा कि आप अपने डील ये इसके लिए आप अपने ये प्राइस को कम कीजिए, साथ में आप एडवर्टाइज चलाइए,
अब अगर आप एडवर्टाइज चलाएंगे तो हर बार ये आप लोग कहाँ तक, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास वो बजट नहीं है तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए कि अगर आपको स्टार्टिंग में कोई अकाउंट मैनेजर मिल रहा है, आप उनसे बात कीजिए कि सर मैं एडवर्टाइज फर्स्ट में नहीं चलाऊंगा, मेरे प्रोडक्ट ये है, आप बताइए इसमें स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है। जस्ट लाइक अगर आप किसी अकाउंट मैनेजर को हायर कर रहे हैं, 5,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि सर आप एडवर्टाइज की स्टार्टिंग मत कीजिए। अगर एडवर्टाइज की आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपके लिए एडवर्टाइजमेंट खर्च करूं, आप सोच रहे हैं कि 500 रुपये एक दिन का मैं एडवर्टाइज चलाऊं, तो आप मुझे रेवेन्यू बता दीजिए अप्रॉक्स कि कितना आप एक्सपेक्ट करके मेरे को रेवेन्यू दिलवा सकते हैं, मतलब कितनी मेरे को सेल दिलवा सकते हैं। अगर वो आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है देन यू कैन गो हेड। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि सर आप इसमें मत जाइए, उससे रिलेटेड और कुछ भी आप एक्सप्लेनेशन है या कुछ लिस्टिंग से ही हम एसईओ करके ऑर्गेनिक रिजल्ट आकर के कर सकते हैं, तो वो बताइए बस। तो आई मीन टू से कि थोड़ा सा इस चीज को आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हैं कि ये हमारा प्रॉफिटेबल है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि देखिए मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, मैंने तो जितना भी एक्सपीरियंस किया है, हमारे जितने भी अकाउंट मैनेजर मिले हैं मुझे, वो सभी के सब उनको एक तरीके से एडवर्टाइज के लिए वो फोर्स करते हैं, आप एडवर्टाइज चलाइए देखिए आपकी सेल आएगी, एडवर्टाइज चलाइए, एडवर्टाइज नहीं चलाएंगे आपकी सेल नहीं आएगी, इस तरीके से करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये इट्स नॉट ए गुड। एडवर्टाइज चलाना है तो आप भी चला सकते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पे 5,000 पे कर रहे हैं और उसके बाद एडवर्टाइजिंग फीस आप अलग से पे कर रहे हैं 3-4 हज़ार, ये नॉट गुड। आप एडवर्टाइज चलाना आप भी चला सकते हैं, उसमें क्या है, आप उनके जरिए चलवाएंगे क्या फायदा है। तो इट्स बेटर कि आप खुद ही चलाइए एडवर्टाइज, आप उनको लीव कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा और वहाँ पे है, या कोई अकाउंट मैनेजर आपको ऐसा मिल गया बात करने में कि जिसने कहा है कि आपके प्रोडक्ट को अच्छे से सेल करवा सकता है विदाउट एडवर्टाइज, कुछ अच्छे आइडिया दे सकता है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये अकाउंट मैनेजर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये है बैंक डिटेल, इसमें हम बैंक डिटेल डालेंगे कि जैसे कि हमारे पास कौन से बैंक में, जो हमने अमेजन में डाली थी सेम वैसा ही है, मतलब आप इंटरलेट कर सकते हैं, अमेजन में भी सेम ऐसे ही ऑप्शन आ रहे थे, कुछ अलग है जैसे इसमें अकाउंट मैनेजर का ऑप्शन अलग है, उसमें था ही नहीं वाला ऑप्शन, है ना। यहाँ पर हम ये पूरा का पूरा डिटेल डालेंगे कि ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये इस तरीके से मैसेज में ये हमारे अकाउंट होल्डर नेम ये सब डालेंगे, और उसके बाद ये हमारा अकाउंट यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये अकाउंट डिटेल का रहता है। ठीक है, अब आता है हमारा कौन सा, ये बिजनेस डिटेल आएगा, है ना। बिजनेस डिटेल को मैं ओपन कर लेता हूँ, और ये कैलेंडर्स का कोई यूज नहीं है कि ऐसे हमें कोई हॉलीडे सेलेक्ट करना है, या मैं सेटिंग्स का भी इनको भी ओपन कर देता हूँ, ये सारे मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब क्या रहेगा कि जैसे कि अब वो सेम जैसे आप अमेजन पे जैसे आपने डाली थी डिटेल, तो उसमें बिजनेस डिटेल आपको डाली है, इसमें क्या क्या आपके जीएसटी नंबर है, एड्रेस, और ये सारी चीजें आप खुद फिल करेंगे, इसमें सारी चीजें। ठीक है, बैंक डिटेल है ये आप डाल ही चुके हैं, ये जीएसटी वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आया है, इसको मैं अपनी तरफ से सॉर्ट आउट करवा लूंगा, है ना? अब जैसे ये दूसरा एक और ऑप्शन था कैलेंडर डिटेल। कैलेंडर डिटेल में क्या है कि अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं, आप अपने अकाउंट को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आप कैलेंडर डे पे जाएंगे और आप अपने हॉलीडेज को सेलेक्ट करके डाल देंगे कि आपके कौन कौन से हॉलीडेज हैं, मतलब कौन कौन से, मतलब इन इन टाइम पे आपका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक आपने कहा कि भाई मैं 8 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक मैं घर पे नहीं रहूंगा, या मैं अपने ऑपरेशन में नहीं रहूंगा वहां पर, तो मेरे को बाहर जाना है, तो मैं उस टाइम पे ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप उस अकाउंट की, या तो आपके पास 50 लिस्टिंग है, आप उनके इन्वेंट्री को जीरो करेंगे और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो इससे बेटर है आप इसको अपने अकाउंट को हॉलीडे पे डालिए। हॉलीडे का मतलब ये आपसे पूछे कब से कब तक रहेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक उस डेट में जब आपके हॉलीडे एंड हो जाएगा तब आपका अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। ये आपका वर्किंग आवर्स लिखा हुआ है कि 11 से 7 बजे का है, मतलब ये उसके लिए रहता है कि ऐसे अगर वो आपको कॉल करना चाहते हैं, उनकी कोई बिजनेस टीम आपसे बात करना चाहती है, तो उनको पता रहे, कोई कोरियर पिकअप होना है तो उनको पता रहे कि भैया 7 बजे तक का टाइम है, वहाँ पे जा सकते हैं, 6:30 बजे भी जा सकते हैं। तो ये वर्किंग आवर्स का रहता है। वीकली ऑफ में हमने संडे पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि संडे है ही हमारा वर्किंग ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर में हो जाता है। ठीक है, अब ये है हमारा सेटिंग का, है ना। सेटिंग देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से बता देता हूँ कि एक्चुअल क्या होता है ना कि एक मिनट में यहाँ से बता देता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्राफिकल, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज़। तो देखिए अब क्या होता है कि जैसे मैंने अमेजन में आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होगा कि मैंने बताया था आप अपने मर्चेंट फुलफिलमेंट से भी कर सकते हैं। फुलफिलमेंट का मैंने मतलब बताया था कि फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से जाएगा, प्रोक्योर आप कहाँ से करेंगे, मतलब आपके पास ऑर्डर आया तो प्रोडक्ट कहाँ से डिस्पैच किया जाएगा, किसके पास है वो फिजिकल अवेलेबल। अगर मर्चेंट फुलफिल्ड है यानी कि वो प्रोडक्ट रखा हुआ है, अमेजन फुलफिल्ड है यानी कि अमेजन के वेयर हाउसेज में रखा है, ये मैंने आपको बताया था। एक वेंडर फुलफिल्ड आता है यानी कि वेंडर के पास प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो ये हमारे पास अमेजन में रहते हैं। अमेजन में क्या रहता है कि हमारे प्रोडक्ट किस किस जगह पे रखे हुए हैं, ये हमारे पास सारी डिटेल रहती है वहाँ पर। ठीक है। तो अब हमारा यही चीज अगर फ्लिपकार्ट में देखा जाए तो फ्लिपकार्ट में भी ऐसा रहता है। फ्लिपकार्ट में भी अगर हम देखा जाए तो हमारे पास यही ऑप्शन आता है। एक मिनट में इसको कर देता हूँ, एक मिनट। तो देखिए, अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट में भी सेम ऑप्शन आएगा हमारे पास। बट वो वाला जो ऑप्शन होगा हमारे पास है ना, वो हमारा एफ एश्योर्ड रहता है। जैसे अमेजन में आपने देखा होगा ये फुलफिलमेंट का आता है, आपने देखा होगा वहां पे अमेजन फुलफिल लिखा आता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आप अमेजन पे कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे। जैसे मैंने सपोज दैट मैंने ये पावर बैंक को चेक किया। तो देखिए, अगर आप अमेजन के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को रख रहे हैं है ना, तो आपको ये टैग मिलेगा, एक ऑटोमेटिक मिलेगा जिसको कहते हैं अमेजन फुलफिलमेंट टैग। ठीक है। अमेजन फुलफिलमेंट टैग कहाँ पे दिखेगा आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए प्राइस के नीचे देखिए, जो प्राइस लिखा होता है ना बाई बॉक्स में, उसके नीचे देखिए आपको अमेजन फुलफिलमेंट का टैग दिखेगा। ये अमेजन फुलफिलमेंट का टैग आपको कब मिला है, जब आप नए सेलर हैं और आपने, मतलब नए सेलर का मतलब आप अपने मर्चेंट फुलफिलमेंट से कर रहे थे, फिर आपने अपने प्रोडक्ट को अमेजन के वेयर हाउस में भेज दिया, तो आपको ये अमेजन फुलफिलमेंट का टैग मिल जाएगा। ठीक है। ये तभी मिलेगा जब उनके वेयर हाउस में उनका प्रोडक्ट होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट वेंडर के पास है तब भी आपका ये प्रोडक्ट पर ये अमेजन फुलफिलमेंट का टैग मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सिंपल सी कि ये चीज कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है क्या ये इस जगह पर, फ्लिपकार्ट में बिल्कुल अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट के भी वेयर हाउसेज हैं, लेकिन ज्यादा वेयर हाउसेज नहीं है, जितने अमेजन के हैं उतने वेयर हाउसेज नहीं है, फ्लिपकार्ट के कम है। ठीक है। लेकिन जो फ्लिपकार्ट के अगर वेयर हाउस में आप भेजेंगे, तो आपको जो टैग मिलेगा उसको कहते हैं एफ एश्योर टैग। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रेटिंग है ना, रेटिंग के साथ में ये टैग लगा हुआ है एफ एश्योर्ड। इसी को अपन कहते हैं उनका कि आपका प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में रखा हुआ है, इसीलिए आपको ये टैग मिला हुआ एफ एश्योर्ड का। ये मतलब ये फ्लिपकार्ट एश्योर्ड, इस टैग को अपन कहें अमेजन की भाषा में तो अमेजन फुलफिलमेंट का टैग है एक तरीके से ये। जैसे अमेजन के आप वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजेंगे वहां अमेजन फुलफिल का टैग मिलेगा आपको प्रोडक्ट पर, ऐसे ही अगर आप फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में भेजेंगे तो आपको फ्लिपकार्ट एश्योर्ड का टैग मिलेगा। ये क्लियर हुआ आपको सभी को? इज दैट क्लियर? सभी सुन, हाँ, मतलब आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? Yes sir, it's clear. अच्छा, ओके ओके, सॉरी, मुझे लगा कि शायद ऐसा तो नहीं कनेक्शन है क्या हो। जी। नहीं। तो ठीक है। तो ये एफ एसोड का है यहाँ पर, है ना, तो ये एफ एसोड की सेटिंग का है, इसमें हमें जाना ही नहीं है क्योंकि हमारे एफ एसोड में है ही नहीं हमारा प्रोडक्ट, तो फिर हमें इसकी लीड ही नहीं पड़ेगी यहाँ। ठीक है। ये मैंने सेशन का है, इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है ना, ये सेलर लॉगिन टाइप है। और ये सब डिटेल जब आप किसी को अपना प्रोडक्ट, मतलब आप अपने जैसे लॉगिन के लिए 10 लोगों को दे रहे हैं अपने पैनल को, तो उसकी डिटेल बताएगा कि आपका सेशन कब से कब तक चला है। किसी ने अगर मिसयूज करता है तो उस टाइम के लिए रहता है, तो वैसे भी आप अपने लॉगिन पासवर्ड को किसी को देंगे ही नहीं ज़्यादा, है ना। तो उस केस में ये वाला इसका कोई यूज नहीं है। ये जब होता है जब बहुत बड़ी कंपनी है और आपके पास 25-30 एम्प्लॉई हैं, तो उनका डेटा देखने के लिए कि कितनी बार कौन लॉगिन कर रहा है किस लोकेशन से है, तो उसके लिए हमारा स्टील का यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आता है कि ये, मैं इनको वन बाय वन सभी को क्लियर कर देता हूँ ये जो दिए हुए हैं ऊपर। ठीक है। इसमें सबसे पहला है लिस्टिंग, है ना। अगर मुझे प्रोडक्ट अपना लिस्ट करना है फ्लिपकार्ट पे, है ना, और उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे माई लिस्टिंग पे जाऊँगा। ठीक है। मैं अभी बताऊंगा, इनको वन बाय वन करते जाऊंगा। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास इन्वेंट्री हेल्थ, है ना। इन्वेंट्री हेल्थ बेसिकली उनके लिए होता है जब आपका प्रोडक्ट वेयर हाउसेज में होता है। ठीक है। तो वहां पर आप अपने इन्वेंट्री हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं कि कितने आपको प्रोडक्ट भेजने हैं, क्या करना है, वहां पे ऑनबोर्डिंग करना है। जैसे कि ये लिखा है ना फ्लिपकार्ट ऑन वेयर हाउस ऑनबोर्डिंग, यानी कि आप यहाँ पे अगर ऑनबोर्ड कर जाएंगे तो आपके प्रोडक्ट पे एफ एसोड का टैग आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम ऑर्डर मैनेज करेंगे कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने रिटर्न हैं, कितने कैंसिलेशन है। कस्टमर रिटर्न अलग होते हैं और कोरियर रिटर्न अलग होते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपन पेमेंट का ओवरव्यू देखते हैं, ये मैं अभी क्लियर करूंगा। ये ग्रोथ है, ग्रोथ में वो केवल आपको वो देंगे कि ये क्या टाइप है, किस तरीके से, मतलब आप कैसे अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से वो केवल एक प्रोग्राम चला रहे हैं और कुछ नहीं है, इसका इसका कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है।
रिपोर्ट सेंटर है, रिपोर्ट सेंटर में हम पेमेंट रिपोर्ट मतलब पूरा का पूरा कितने सेल्स रिपोर्ट है ये, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जो टीडीएस टीसीएस से या अमेजन से अपन दो टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी निकालते हैं जिसमें हमारे ऑर्डर पे कितना कमीशन लगा है, क्या महीने का टैक्स कटा है, ये सारी डिटेल होगी हमें रिपोर्ट सेंटर में मिलेगी। ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग का है, अगर हमें प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है तो यहाँ पर ये अच्छा रहेगा, यहाँ से अपन कर सकते हैं। और यहाँ ऑल सर्विसेज है, सर्विसेज का मतलब अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए फ्लिपकार्ट की, उनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा ये है, हमारा जो पैनल में सबसे पहले जाना है हमें लिस्टिंग में। और लिस्टिंग में अगर हमको नई लिस्टिंग करनी है तो हम ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा नई लिस्टिंग वाले टैब पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मुझे नई लिस्टिंग करनी है तो मैं क्या कहाँ पर जाऊंगा, ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाऊंगा, यहाँ पर ऐड न्यू लिस्टिंग, ऐड सिंगल लिस्टिंग। ठीक है, तो मैं क्लोज करूंगा रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट, आपने देखिए अमेजन से इंटरनेट कीजिए, आप अमेजन पे गए थे तो आपसे वहाँ पे क्या कैटेगरी मांगी गई थी, किस कैटेगरी में, फैशन में आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो वहाँ पे आपने देखा कैटेगरी आई थी। सिमिलर वे में हमें यहाँ पे डालना है, अगर कैटेगरी नहीं पता है तो आप सिंपल सी चीज डाल दिए यहाँ पे बेंगल्स, जैसे मैं बेंगल्स में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बेंगल्स डाल दूंगा बस, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड सारी कैटेगरी ओपन हो जाएंगी। मैंने कहा ब्रेस बेंगल्स ब्रेसलेट, इसमें आ जाता है, इस पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये उसका फोटो दिखा देंगे कि बेंगल्स ऐसी होती है, आपको प्रोडक्ट ऐसा ही है नहीं, आपने कहा ठीक है, आपने किया सेलेक्ट का, आपने किया। ठीक है, और यहाँ पर आपने मैं अपना यहाँ पर ब्रांड डालूंगा, चेक ब्रांड। ठीक है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग। तो यहाँ पे मैं अपनी लिस्टिंग स्टार्ट कर सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मैं फोटो डालूंगा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कितने लेते हैं, लेकिन एक बार मैं चेक भी कर लूंगा। मैं एक इसको एडिट करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को फर्स्ट इमेज देनी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज अमेजन और फ्लिपकार्ट की मैच होती है कि अमेजन में आपने देखा होगा फर्स्ट इमेज क्लियर वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, और केवल प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए और कोई सी इमेज नहीं होनी चाहिए। सिमिलर वे में इसमें भी है, इसमें भी आपकी जो फर्स्ट इमेज है वो आपकी वाइट, प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, बाकी आप दूसरी इमेज को कैसे भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि देखिए अलग अलग लिखा हुआ है, क्लोजर इमेज होनी चाहिए, साइड व्यू होना चाहिए, प्रोडक्ट इमेज होनी चाहिए। जस्ट लाइक हमें इस पे इतना ध्यान नहीं देना है ना, इतना हमको फोटोशूट पे नहीं आना है कि हम इस चीज को एक एक साइड व्यू को अलग से डालें उसमें हम फ्लिपकार्ट पर। हमें बस फर्स्ट इमेज का बिल्कुल ध्यान रखना है, फर्स्ट इमेज हमारी बिल्कुल प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये आपकी फर्स्ट इमेज व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं है तो देखिए फिर नहीं आपकी अपलोड होगी इमेज। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया और मैंने एक यहाँ पर मैं बेंगल्स का फोटोशूट देख लेता हूँ, मेरे पास कोई अगर अवेलेबल है तो देख लेते हैं लिंक तो। ये उसने ले ली एक ही बार में, देखिए है ना, ये इमेज आ गई मेरे फ्लिपकार्ट पर, है ना। अब यहाँ पर मुझसे ही सारी डिटेल मांग रहा है। अब देखिए, आप इसको पहले सेव कीजिए। देखिए, आप डायरेक्टली अगर आप यहाँ से एडिट करके सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे और अगर किसी में एरर आ गई तो आपको फिर से ये पूरा प्रोसेस पहले करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी विल सेव दिस इमेज। ठीक है, नाउ वी विल गो, कहाँ पे जाएंगे, हमें कहाँ जाना है, वो ये सारी डिटेल जो एरर आ रही है, देखिए इसने प्रोडक्ट के इमेज को आइडेंटिफाई कर लिया। और ऑलवेज रिमेंबर, एक इमेज डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक एक से ही काम बन जाएगा, दूसरी इमेज आपको डालने की जरूरत नहीं है। आप मतलब डालनी है, ऐसा नहीं है कि डालना मैंडेटरी है। एक तरीके से अगर आपको प्रोडक्ट को सेल करना है तो एक इमेज से सेल नहीं होगा आपका प्रोडक्ट, आपको और भी प्रोडक्ट डालने मतलब इमेजेस डालनी पड़ेंगी। लेकिन फर्दर रेफरेंस के लिए हमने केवल एक इमेज डाली है अभी के लिए। ठीक है, ऑलवेज एक चीज और याद रखिए कि जैसे कि सपोज दैट कई बार ऐसा होता है, आप कहेंगे कि यार हमारे पास केवल दो या चार इमेज ही हैं अभी, अभी के लिए हम दो चार डाल देते हैं, 8-10 दिन में और बाकी इमेज डाल देंगे, अभी है नहीं है। तो मैं आपको एक पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, आप कैनवा से बना लीजिए। और अगर कैनवा से भी आपको लग रहा है नहीं बनाना है या आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप उन इमेजेस को रिपीट कर दीजिए। सपोज दैट जैसे यही इमेज है ना, इसको मैं फिर से मैं मतलब जो दूसरी इमेज डालूंगा, तीसरी इमेज अपलोड करूंगा, वही सेम इमेज डाल दूंगा। क्या रहता है उनके सिस्टम में, ये रहता है कि जिस प्रोडक्ट की सारी इमेज कंप्लीट है तो उसको एक मार्क्स मिल जाता है। जस्ट लाइक अपन पेपर में जाते हैं ना एग्जाम देने, तो वहाँ पे एक मार्क्स मिलता रहता है हमको कि ये मार्क्स है इतने, इसके 2 नंबर मिले, क्वेश्चन के आंसर के इसके 3 नंबर है, इसके 5 नंबर है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट के लिए सबसे बेटर रहता है कि अगर आप सारी इमेज डली हुई है, 7 इमेज डलते हैं तो 7 इमेज डली हुई है, तो आपका थोड़ा सा मार्क्स सिक्योर हो गया कि हाँ आपने काफी गाइडलाइन फॉलो की है और फ्लिपकार्ट के हिसाब से आपने वहां पर
सारी इमेज डालेंगे तो आपका एक एसयू का एक मेन पर्पस, मतलब थोड़ा सा एक आपको पॉइंट्स अच्छे मिल जाएंगे कि हाँ आपके इतनी इमेज डाली है, तो यानी कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है। एक इमेज डालिए, सपोज दैट, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका, आप खुद फ्लिपकार्ट को चला रहे हैं, है ना, और किसी सेलर ने या मैंने आज अपना प्रोडक्ट डाला और एक इमेज डाली है, तो आपके मन में क्या आएगा, यार इसके पास एक ही इमेज है और एक इमेज से तो बायर भी इंटरेक्ट नहीं होगा वहां से। मतलब अगर मैं एक इमेज की बात करूं तो जो बायर है, अगर बायर मेरे प्रोडक्ट को देखने आएगा तो मुझे भी पता है कि, और इमेज से आपको भी पता है कि भैया एक इमेज से तो बायर खरीदता ही नहीं है, तो वहां पे बाउंस रेट भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है उस जगह पे आपका एक तरीके से पॉइंट्स कटेंगे और आपका ये लिस्टिंग इतनी इनहेंस नहीं हो पाएगी ना, वो दिखाएगा आपके ये पेज व्यू है वह काफी कम कर देगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप सेम इमेज को 2-3 बार रिपीट कर दीजिए और फिर बाद में आप उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है। नाउ वी विल गो। यहाँ पर ये 3 एरर दे रहा है ना। 3 एरर में से अगर अपन एडिशनल डिस्क्रिप्शंस को हटा देंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये चीज तो जरूर डालनी है। ठीक है। इसमें हम जाएंगे किस पे, एडिट पर। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है आपको, कि अमेजन से रिलेट कर रहा हूँ। कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो आपने देखा होगा एक एएसआईन बनता है। एएसआईन मैंने आपको बताया था उस दिन सबसे फर्स्ट में ही, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे एएसआईन ऑटोमेटिक अमेजन बना के दे देगा। ठीक है। सिमिलर वे में फ्लिपकार्ट भी तो ऐसा कुछ करेगा ही, है ना। अगर मैं फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा तो वो भी एक नंबर बनाएगा, आइडेंटिफाई नंबर, कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही ना, है ना। तो अमेजन पे उसको एएसएन कहते हैं, तो सिमिलर वे में फ्लिपकार्ट में उसको कहते हैं एफएसएन। एफएसएन मतलब फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर। या अगर आपने कोई प्रोडक्ट आज लिस्ट किया तो उसका एक एफएसएन नंबर बन के आ जाएगा जो यूनिक होगा और कभी चेंज नहीं किया जा सकता उसको। मैं दिखा देता हूँ एफएसएन नंबर कैसा होता है। जैसे कि मैं कोई सा भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में, मैं फिर से वही मैं एक ही कैटेगरी को देख लेता हूँ, पावर बैंक मैंने उठा लिया। ये देखिए मैंने ये बोर्ड का पावर लिया। तो देखिए इसमें एक एफएसएन नंबर क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब एफएसएन होता कहाँ पर है, तो देखिए जो पी आई डी लिखा हुआ है ना इसके ये वाले सर्च बार में, देखिए यहाँ पर सर्च बार में पी आई डी लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट आइडेंटिटी नंबर होता है ये। तो ये जो पी डब्ल्यू डी ये नंबर लिखा हुआ है ना, इसी को अपन कहते हैं क्या, एफ एस एन नंबर। क्लियर है ये। यस सर। ठीक है। एक होती है लिस्टिंग आईडी, है ना। तो लिस्टिंग आईडी में एफएसएन नंबर होता है, देखिए लिस्टिंग आईडी है, एल आई डी लिखा हुआ है ना ये, है ना। इसी में देखिए लिस्टिंग नंबर लिखा हुआ है, ये लिस्टिंग आईडी है। आप देखिए इसी के बीच में ये पूरा नंबर फिट है प्रोडक्ट आईडी का, कहाँ से, देखिए एल एस टी लिखा हुआ है, पी डब्ल्यू बी जी वी जे एफ, पी डब्ल्यू बी जी वी जे एफ, इस तरीके से पूरा नंबर इसमें इन्वॉल्व है और आगे और पीछे के बस नंबर चेंज कर दिए। तो लिस्टिंग आईडी में कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्ट आईडी यानी कि एफएसएन का। ठीक है। ये लिस्टिंग आईडी का कब यूज करते हैं, जब हमें प्रोडक्ट कोई लिस्ट कर रहे हैं या हम वहां पे भेज रहे हैं किस जगह पे, जहाँ जैसे आप अपनी किसी वेयर हाउस में भेज रहे हैं तो वहां पे आपको इसकी नीड रहेगी, लिस्टिंग आईडी और एफएसएन। क्योंकि फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट को पहचानता है केवल एफएसएन के जरिए और किसी से नहीं पहचान पाता वो। ठीक है। तो ये एफएसएन एक्चुअली क्या है ना, इनके प्रोडक्ट डिटेल में ये एफएसएन यहाँ पे नहीं दिया होता है। जैसे अमेजन पे आप देखेंगे ना, जैसे ये कोई प्रोडक्ट है तो आपको ये ए साइन है ना, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट पेज पे मिल जाता है कई बार, मतलब मैक्सिमम मिलेगा ही आपको। जैसे ये प्रोडक्ट का ए साइन ये वाला है V0। ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट, तो देखिए यहाँ पे पेज पे मिल जाएगा ये, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं होता है, इनका जो एफएसएन नंबर है ना वो पेज पे नहीं मिलता है कई बार। उसमें मिल जाता है, कभी कभी यहाँ पे नहीं मिलता। देखिए अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है एफएसएन नंबर। तो एफएसएन नंबर अगर आपसे कोई पूछे कि इसका फ्लिपकार्ट का सीरियल नंबर क्या है, एफएसएन नंबर क्या है, तो आप यहाँ से जो पी आई डी लिखा होता है, प्रोडक्ट आईडी, इसको कॉपी कर दिए, ये इसका एफएसएन नंबर है। इज दैट क्लियर। मैं एक चीज और ट्राई करता हूँ यहाँ से समझाने का, अगर आपको वहां से क्लियर हो जाएगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ एक चीज और। देखिए ये मेरी लिस्टिंग है। ठीक है। ये वाली मेरी लिस्टिंग है। ठीक है। ये जो मैंने की हुई थी, है ना, ये अमेजन की, अमेजन की मेरी लिस्टिंग है। ठीक है। इसको मैं अगर एडिट कर रहा हूँ, है ना, तो आप ये देखिए, मैं इसको पहले एक बार ओपन कर लेता हूँ, है ना, ओपन कर लेता हूँ उसमें। मैं इसको भी कर देता हूँ। तो देखिए मेरी ये लिस्टिंग है, ये आपको दिख रही है यहाँ पे सभी को, है ना। अब ये लिस्टिंग का एफएसएन नंबर क्या है इसका,
अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या है, यही है ना, मैंने आपको बताई प्रोडक्ट आईडी है ना। ये देखिए ये नंबर है इसका, ठीक है। अब मैं अपनी लिस्टिंग पे जाता हूँ और मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ कहाँ है ये लिस्टिंग। तो देखिए ये लिखा है ना, FSN आईडी लिखा हुआ है मेरे में, है ना। ये FSN आईडी मेरे को कहाँ पे दिख रही है, PID के साथ में देखिए, प्रोडक्ट आईडी के साथ में दिख रही है, ठीक है। यही मेरा FSN नंबर है, ठीक है। तो ऑलवेज ऑलवेज आप रिमेम्बर, मतलब इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखिए ऑल टाइम, कि अगर फ्लिपकार्ट में आप कर रहे हैं तो आप FSN नंबर को जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है या लिस्टिंग डिलीट होती है, हटती है, या कुछ भी इश्यू आता है, तो आपसे वो कहेंगे FSN नंबर दीजिए उसका। केवल FSN ही उसकी पहचान होती है। जैसे अमेजन में ASIN होता है, ऐसे ही फ्लिपकार्ट में FSN होता है, ठीक है। अब वो मुझसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, कि सेलर SKU मैंने बताया था, ये सेलर के ऊपर होता है। आप कुछ भी डालिए, आपके ऊपर है। मैंने डाल दिया यहाँ पे AMAGUS 001, ऐसे डाल सकता हूँ मैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मैंने डाल दूंगा, ठीक है। ये ले नहीं रहा है, ना कुछ नहीं, ठीक है। लिस्टिंग स्टेटस क्या है, इसमें हमें एक्टिव ही रखना है ना, इनएक्टिव तो है नहीं हमारा ये, ठीक है। ये एक्टिव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और MRP मैंने सपोज दैट ये मेरे अपने प्रोडक्ट की MRP डालूंगा, यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस डालूंगा, सेलिंग प्राइस MRP से कम हो जाए, अच्छी बात है, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी डाल दूंगा कि एम मतलब ये मिनिमम, सॉरी, मिनिमम MOQ डालूंगा, कि अगर सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि मेरी बैंगल्स को कोई खरीदना चाह रहा है तो एक क्वांटिटी ना खरीदे, मैं चाहता हूँ कम से कम दो तो ले, तो ये मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकता हूँ। लेकिन मेरे को तो स्टार्टिंग में सेल करना है तो एक ही करना है, तो मैं एक को ही डालूंगा, है ना। फुलफिलमेंट वाई, अब ये मैंने आपको बताया, फुलफिलमेंट वाई का मतलब, पहले ही वर्डिंग मैंने बताई थी, फुलफिलमेंट वाई का मतलब है कि प्रोडक्ट किसके पास अवेलेबल है फिजिकल, यानी कि आज अगर ऑर्डर आ जाए तो कहाँ से जाएगा वो ऑर्डर। तो यानी कि फुलफिलमेंट वाई यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलर दे रहा है, लेकिन अगर आप उनके वहां पे सेलेक्ट होते, मतलब उनके FC में एनरोल होते, तो आपके पास यहाँ पर वो वेयर हाउस का नाम आ जाता। लेकिन अभी आप यहाँ पे सेलर ही हैं, अकेले ही फुलफिल कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे कर दिया। तो प्रोक्योरमेंट टाइप आप दो टाइप से कर सकते हैं, इन स्टॉक और एक्सप्रेस। इन स्टॉक में क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, जैसे एक दो दिन आपको, जैसे आपके पास आज ऑर्डर आए तो 1 या 2 दिन तक का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है उसको भेजने के लिए। एक्सप्रेस में आपको फास्ट डिलीवरी, अगर हो सकता है आज ही ऑर्डर आए तो हो सकता है आपको 12 बजे तक ऑर्डर आए तो आज ही आपको शिप करना पड़ेगा कोरियर वाले को। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं इन स्टॉक कर देता हूँ, ठीक है। प्रोक्योरमेंट SLA मैंने 1 डे डाल दिया, देख लेते हैं 1 डे लेता है या नहीं लेता, ठीक है। मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। जिसमें कुछ एरर दे रहा है मेरे को, ये इसमें भी देख लेते हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज ले ली है, इसमें कहीं एरर आई है, ठीक है। अब स्टॉक पूछ रहा है मेरे से, मैंने 10 स्टॉक डाल दिया। स्टॉक मतलब कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है। शिपिंग प्रोवाइडर, आप किससे भेजना चाहते हैं, ठीक है। हम पहली बार में फ्लिपकार्ट से भेज पाएंगे, मतलब कौन सा कुरियर हमसे पिक करने के लिए आएगा, फ्लिपकार्ट, ठीक है। लेंथ मेरे को डालनी है, पैकेज की लेंथ डालनी है, याद रखिए यहाँ पे ये पैकेज लिखा हुआ है, ठीक है। आप प्रोडक्ट की लेंथ में डालिए, यहाँ पर पैकेज, ठीक है। तो पैकेज की लेंथ डाल दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दी, मैंने मतलब मेरे पास जो है इसका 12, ये सेंटीमीटर में डालना है, 12 7, ये मतलब जो मेरे एक्चुअल लेंथ है मैं वो डाल देता हूँ, मेरे को याद है थोड़ा सा, इसलिए मैंने डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैंने अपने बैंगल्स का डाल दिया, मेरे को कितने मतलब कितने केजी का वेट में, आप याद रखिए यहाँ पे केजी में मांग रहा है, तो आप 1 kg 2 kg में डालिए, इसमें 0.0 में डालेंगे आप, है ना। तो मैंने, अगर मेरा प्रोडक्ट का वजन है लगभग 100 ग्राम है, तो मैंने 0.12 ग्राम का डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि मेरा 1200 ग्राम का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये कर दिया मैंने। HSN नंबर, HSN मैंने आपको बताया, तो टैक्स डिटेल, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उस पर कितना टैक्स लगेगा, तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो हर एक का एक HSN कोड होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे फिर से ये गूगल में आके कर सकते हैं, HSN कोड फॉर बेंगल्स, ठीक है। या आप अपने CA की मदद ले सकते हैं, वो आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे कि किस प्रोडक्ट का क्या HSN है। मेरे पास इसका 711719191 ठीक है। तो मैं फिर से आ जाऊंगा, 711719110, यहाँ पे मैंने डाल दिया ये, ठीक है। लग्जरी सेल्स हमारे प्रोडक्ट पे लगता नहीं है। लग्जरी सेल्स देखिए, काफी जो बड़े से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टोम्बेको प्रोडक्ट हो गए, या बड़े प्रोडक्ट होते हैं काफी, जैसे हाई प्रोफाइल, उन पे लगता है। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट हैं इस टाइप के, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, इन पे कोई लग्जरी सेक्शन नहीं लगता है, तो इसको अपन डील कर देंगे। टैक्स कोड में हम डायरेक्टली डाल सकते हैं कि हमारा टैक्स कोड क्या है। अब जैसे मेरे बैंगल्स पे चल रहा है 0%, तो मैं यहाँ पे 0 सेलेक्ट करूंगा, अदरवाइज अगर मेरा 18 है तो मैं 18 सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, मेरा इंडिया है, जाहिर सी बात है इंडिया ही है, इंडिया से आया मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरर डिटेल में डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, मैंने अपने यहाँ पे डाल दिया माँ भारती NTRPRIS,
ये मैंने डाल दिया। अब अगर पैकिंग भी मैं कर रहा हूँ, ये भी मैंडेटरी है, अगर मैं ही मैन्युफैक्चर हूँ तो पैकर भी अगर मैं ही हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना ही डाल दूंगा यहाँ पे सेम। ठीक है। अब मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, देखते हैं कितनी एरर आ रही है। देखिए सारी एरर खत्म, यहाँ पे टिक आ गया। ठीक है। अब हमें यहाँ पे डालना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपसे डिटेल मांग रहा है सारी। ठीक है। आज प्रोडक्ट की डिटेल में हमें क्या क्या डालना है, अब आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें प्रोडक्ट डिटेल में मैं यहाँ पर सबसे पहले डालूंगा इसमें मॉडल नंबर। मॉडल नंबर आपके प्रोडक्ट का जो होगा वो आपको डालना है। आपका एसकेयू है, आप एसक्यू भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एसकेयू है तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज आपके पास कोई मॉडल नंबर नहीं तो आप एसक्यू डाल दीजिए। ठीक है। तो मैंने डाल दिया एमएजएस 0012, वो भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे ये डायमीटर ले रहा है मेरे प्रोडक्ट का, है ना, तो मैंने डाल दिया इसका बैंगल्स का, आप भी जानते हैं डायमीटर कई टाइप के होते हैं, मैंने डाल दिया है यहाँ पे, है ना, कि 2.4 डाल दिया मैंने। ठीक है, ये इंचज में डाल दिया मैंने। ठीक है। टेक ऑफ कितने पीस आएंगे, जैसे सपोज एक बैंगल्स का सेट आता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने ऑर्डर किया तो मैं एक बैंगल्स भेजूंगा, मैं एक ऑर्डर में कितनी बैंगल्स भेजूंगा वो मुझे क्वांटिटी बतानी है। कि जैसे कि सपोज दैट जैसे वीमेंस के लिए, कि अगर एक हाथ में दो बैंगल्स आ रही हैं तो सेम दो बैंगल्स उनको दूसरी हाथ में पहनी है, ऐसा नहीं होता ना कि एक ही हाथ में वही बैंगल्स पहनेंगे, बस एक ही हाथ में पहनना है। तो सेम सेट आता है। तो अगर मैं दो बैंगल्स का सेट यहाँ पे दे रहा हूँ तो टोटल 4 बैंगल्स होंगे, तो मैं यहाँ पे डालूंगा पैक ऑफ कितना है, 4 पीसेस, 4 पीसेस का बैंगल्स है मेरे। मतलब आप कितनी क्वांटिटी पैकेज में भेज रहे हैं वो आपको क्वांटिटी डालनी है इस जगह पर। ठीक है। ये आइडल फॉल डालना पड़ेगा मुझे, किसके लिए है, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ वीमेंस के लिए है ये। ठीक है। और ये टाइप मेरे को डालना है, तो टाइप मेरे को इसमें लैक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। मैं इसको, मेरे पास ये बैंगल्स का नहीं है तो मैं यहाँ पे बैंगल डाल देता हूँ, टाइप में सेलेक्ट कर देता हूँ बैंगल। ठीक है। ये मॉडल नेम मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, आप अपना एसक्यू भी डाल सकते हैं, है ना। ये देखिए मॉडल नंबर मॉडल नेम, आप कंफ्यूज मत होना। ये उसके लिए है कि जैसे कि अपन बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट में आते हैं, तो आप जैसे आप एलजी की टीवी लेके आए हैं, आपने देखा होगा, या आप रेफ्रिजरेटर लेके आए हैं तो आपने देखा होगा उसके पीछे एक मॉडल नेम और मॉडल नंबर लिखा होता है, JC, या एक अच्छे से नंबर लिखा होता है ना। उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं आपका प्रोडक्ट कौन सा है ना। तो ये उनके लिए है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो आप एक प्रोडक्ट का मॉडल नंबर डिसाइड करेंगे कि ये टाइप का मॉडल है हमारा, और उसका मॉडल नेम ये है, उसमें ये टाइप का मॉडल नंबर है। तो ये उनके लिए होता है। लेकिन अब अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके कोई मॉडल नंबर ये कोई ऐसा होता नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं। एमेजस जैसे एमेजस 0012, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एसक्यू डाल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। अब बैंगल साइज मुझसे पूछ रहा है, मैंने कहा 2 फोल्डर कर दिया मैंने, ये है ना, ये ऑटोमेटिक इसने पूछा मेरे से, ये वाला मैंने कर दिया। कलर में डाल सकता हूँ, येलो है तो येलो में डालूंगा इसमें। देख लेते हैं कहाँ पर है ये येलो, ये रहा। ठीक है। येलो कर दिया। अब बेस मटेरियल है ना, बेस मटेरियल अब इसमें पूछ रहा है किस चीज़ का है, तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास अगर ये लाख का है तो मैं देख लेता हूँ। लाख ऊपर दिया है इसमें, अमेजन में नहीं दिया था, आपने देखा होगा, लेकिन इसमें दिया हुआ है। ठीक है। ये लाख का है। और इसके साथ ये इसमें अगर प्लेटिंग है तो कोई ठीक है, और नहीं है प्लेटिंग आप इसको एने कर दीजिए, सिंपल। ठीक है। जेम स्टोन है इसमें, है कि नहीं है, नहीं है तो फिर एने कर दिए, नॉट अवेलेबल। ठीक है। ये डायमंड क्लैरिटी अगर है तो आप इसको है तो लिखिए, अदरवाइज एने कर दीजिए। भाई मेरा तो नॉर्मल बैंगल्स है, इसमें डायमंड क्लैरिटी और ये सब है ही नहीं है, तो फिर मैं इन चीज़ों को एने करके चलूंगा। डायमंड कलर ग्रेड है ना, तो अगर नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास ये एने कर देंगे। ठीक है। पर्ल टाइप है, इसमें नहीं है, ये इसका भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है ना। डायमंड कट है ही नहीं हमारे पास, एने करना पड़ेगा इसको भी। ठीक है। सर्टिफिकेशन हमारे नॉर्मल बैंगल है। देखिए अगर आप ज्वेलरी टाइप की, अगर आप जैसे गोल्ड या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको हॉलमार्क ये सब आपको एक देना पड़ेगा डिटेल, लेकिन मेरी तो नॉर्मल बैंगल है ना, इसमें इसमें कुछ लगेगा ही नहीं, तो मैं इसको एने कर दूंगा। ठीक है, सर्टिफिकेशन में। ठीक है। और यहाँ पे ये सिल्वर प्योरिटी इसमें है ही नहीं ये चीज़, तो एने कर दिया मैंने। आप याद कीजिए मैंने अमेजन में बताया था हमें एनए लिखना पड़ा था अपनी तरफ से, यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन में आ गया है वो एनए, है ना। और ये सिल्वर वेट है ना, तो सिल्वर वेट इसमें कुछ है नहीं पर्टिकुलर, तो हम इसको यहाँ पे 0 पॉइंट ऐसे कुछ कर सकते हैं, है ना। देख लेते हैं, अगर एरर आती है तो अपन इसको चेंज कर देंगे, है ना। ठीक है। डायमंड शेप भी इसमें भी कुछ है नहीं है ना, इसको भी हम शून्य करके सकते हैं। ठीक है। और डायमंड वेट है ना, 0 कर देते हैं, है ना। मैं इसको सेव करके चलता हूँ, फिर सेव करके देखता हूँ मैं कि सेव करने पे इसमें क्या रेस्पॉन्स आ रहा है इनको, है ना। कोई एरर होगी तो बता देगा। एक एरर अभी भी आ गई है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये एक एरर आ गई है यहाँ पे, है ना, किस जगह पे, ब्रांड नेम शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है।
वो ये कह रहा है मैंने जो ब्रांड सेलेक्ट किया है वो इसका एट्रीब्यूट का पार्ट नहीं होना चाहिए मॉडल का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर इस चीज को AMJ कर देता हूँ, बस सिंपल, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके चलता हूँ। देखिए सारी एरर खत्म यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब ये आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन अगर मेरे से कहा जाए कि करना है कि नहीं करना है, मैं बिल्कुल कहूंगा करिए इसमें। क्यों? क्योंकि आपकी लिस्टिंग अगर ऑप्टिमाइज होगी तो इसी बेस पे होगी आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज। आप एडिट कीजिए, एक एक चीज को बढ़ते जाइए। कलेक्शन किस चीज का है ये, है ना, एथनिक है या कॉन्टेम्परेरी है ना, मैंने कहा एथनिक वियर है, ठीक है। अकेजन किस अकेजन में पहनना चाहिए, है ना। तो ये अगर कोई आपका कोई अकेजन है पर्टिकुलर तो आप उसमें सेलेक्ट करते हैं। एवरी मतलब डेली पर्पज के लिए तो आप डेली पर्पज के लिए, या किसी शादी एंगेजमेंट के लिए करना चाहते हैं इसको तो आप उसके लिए कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आप डालेंगे इसमें, ठीक है। ये प्रोडक्ट टाइटल है ना, आप प्रोडक्ट टाइटल डालेंगे तो याद रखिए प्रोडक्ट टाइटल ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं कि आपके प्रोडक्ट टाइटल को उठाएगा। ये आप टाइटल अपनी ऑटोमेटिक क्रिएट करता है फ्लिपकार्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप टाइटल डालेंगे, वो लेगा या नहीं लेगा कह नहीं सकते। वो मतलब 99% चांस है आपके टाइटल को नहीं लेगा। वो जब लेगा जब आपने बहुत छोटा सा टाइटल डाला है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया एम ए जस्ट, है ना, बैंगल्स, ठीक है, बस इतना डाल दिया, येलो कलर, ठीक है। इसको ले सकता है, क्यों? क्योंकि तो छोटा सा टाइटल है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मेरे को अच्छे प्रॉपर टाइटल चाहिए, वो नहीं लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो टाइटल का तो इश्यू रहता है इसमें, ठीक है। अब इसमें ट्रेंड है, इसमें कौन से ट्रेंड में है आपका ये सब, है ना। तो उन ट्रेंड्स का इसमें बताना पड़ेगा ये सब। तो ये डिस्क्रिप्शन भी डालना है आपको। सर्च कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे आप, है ना। मैं सर्च कीवर्ड में डालूंगा बेंगल से, है ना। दूसरा मेरे को ऐड करना है ना, तो मैं यहाँ पे LAC डालूंगा, लैक्स, ठीक है, लाख बेंगल से, है ना। और मैं यहाँ पे एक यहाँ पे कहूँगा कि ज्वेलरी भी मैं ऐप्सो ले सकता हूँ। ज्वेलरी हो गया, है ना। और इसके अलावा मैं आपसे रजिस्टर्ड। तो देखिए अपन वहीं पे आ गए फिर से पेज पे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, है ना। तो देखिए एडिट वाला है, ये आपके ऑप्टिमाइजेशन लेवल को डेफिनेटली बढ़ाएगा ये, है ना। आप यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे, जैसे में आपने डाली है बैंगल्स, ठीक है। आपने दूसरा कीवर्ड डाल दिया कौन सा, आप डाल सकते हैं LAC लाक्स, है ना। आप यहाँ पे फैशन से रिलेटेड है तो आप देख सकते हैं फैशन से रिलेटेड है तो आप ज्वेलरी भी डाल सकते हैं। ज्वेलरी आपने डाल दिया, ऐसे करके आप डाल सकते हैं, काफी कीवर्ड डाल सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, आप जो मेन कीवर्ड है, आप 5 कीवर्ड्स है ना, वो आप इन रिलेवेंट प्रोडक्ट के रखिए। जैसे कि बैंगल्स है तो आप फैशन से रिलेटेड बैंगल्स कीवर्ड को आप फर्स्ट में रखिए। आप डालने के लिए और भी डाल सकते हैं। मैंने ये जैसे सपोज आपको दिखाते जा रहा हूँ, मैं ऐसे मैं डालता जा रहा हूँ तो ये बहुत सारे लेता जा रहा है, देखिए, है ना। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ एक्सपीरियंस बेस पे, कि स्टार्टिंग के जो 5 कीवर्ड है ना, केवल वही वर्क करते हैं, वही आपके लिए एक्टिव वर्क करते हैं, और उसी से आपका ऑप्टिमाइजेशन होगा। उसके अलावा 5 के बाद आपके जो कीवर्ड होंगे उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। आफ्टर 5 आपके वो कीवर्ड ऐसे होते हैं कि सपोज दैट आपका प्रोडक्ट कहीं पे आज नया है, कैटेगरी भी नहीं है, जो कि आज तक कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ फ्लिपकार्ट पे, तो आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट को डाल देंगे। जैसे कि सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे कि सपोज दैट मेरी बैंगल है ना। और मैंने कुछ ऐसी बैंगल बनाई है कि जिसमें कि जस्ट लाइक मैंने मतलब एक तरीके से मैंने कहा कि भैया मेरे बैंगल्स में है ना अप्रोक्स जो मतलब अगर देखा जाए तो अगर अप्रोक्स मैंने 100 ग्राम तक मैंने वो यूज किया है, क्या कहते हैं, लाख, है ना। तो ये एक मेरे लिए यूनिक हो जाएगा कि 100 ग्राम तक प्रॉपर लैक ओरिजिनल, मतलब एक ओरिजिनल क्वांटिटी का उन्होंने यूज किया है। तो वो चीज अगर कोई फ्लिपकार्ट पे देखेगा तो वैसे भी ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, 5 कीवर्ड के बाद में मैंने उसको डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस अगर कोई ऐसा सर्च भी करता है तो मेरा यहाँ पर एक बार के लिए हिट हो जाए, लेकिन ये कंपटीशन में नहीं आएगा। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आप प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं तो आप केवल 5 कीवर्ड में जितना आपको मैक्सिमम यूज करना है कर लीजिए। 5 कीवर्ड के बाद आपका ऑप्टिमाइजेशन लेवल ना के बराबर खत्म कर देता है, वो 5 के बाद नहीं आता है वो आपके, ठीक है।
हाँ, हाउएवर आप लिख सकते हैं उन कीवर्ड्स को, माइट भी करोड़ों बायर में से शायद एक आध ने चेक कर लिया और कोई प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं है, तो उस जगह पे आप अपने प्रोडक्ट में ये डाल सकते हैं, ये वाला कीवर्ड। ठीक है, ये आप डालेंगे। इसमें की फीचर डालेंगे, की फीचर में कि मतलब जस्ट लाइक किस चीज़ के लिए, कि ट्रेडिशनल है, कौन सा है, किस टाइप का है, ये आप डालेंगे। वीडियो यूआरएल में आप यूट्यूब का लिंक देंगे। ठीक है, स्टाइल टाइप में आप कुछ भी मतलब इसमें ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रिलीजियस ब्रेसलेट करना है या कॉइन टाइप का करना है, ये सब आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप बस भरिए। ये केवल इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको भरना ही है, ये केवल ऑप्शनल है। ठीक है, अब जब आप इसको पूरा भर देंगे, ठीक है, तो आपकी लिस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं होगी। रिमेंबर द थिंग, जैसे अमेजन पे आपने देखा होगा कि आपने टिक कर दिया लिस्टिंग हो गई, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेंड टू क्यूसी, ये आपका प्रोडक्ट क्यूसी के लिए जाएगा वहां पर, क्यूसी क्वालिटी चेक होने के लिए। देखिए क्वालिटी चेक होने के लिए चला गया मेरा प्रोडक्ट सब। ठीक है, अब देखिए मेरे ये प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक हो रही है भैया वहां पर, है ना। अब हो सकता है इस क्वालिटी चेक होने में, देखिए ये लिखा आ रहा है क्वालिटी चेक, मेरा ये पहले किया था मैंने, तो ये क्यूसी पास हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेरा क्यूसी इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, आज की डेट का है। तो आप ये समझिए कि लगभग 24 to 48 आवर्स लगते हैं इसको क्यूसी पास होने में, कई बार 2 से 4 घंटे में भी हो जाता है। और अगर आप जैसे पुराने सेलर हैं, तो हो सकता है आपका 3 से 4 घंटे में क्यूसी पास हो जाए। और अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पे वो आपको वहाँ पे मैसेज कर मैंने बोल देंगे कि ये आपके लिस्टिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो आपसे फिर उस करेक्शन के लिए हम कहेंगे कि आप ये करेक्शन कर दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा तो आपके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के लिए कहेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आप इसको दीजिए। ठीक है, अब आप ये कहें कि क्यूसी क्यूसी प्रोसेस में इतना टाइम लगेगा ये सब, है ना, तो देखिए क्यूसी में थोड़ा सा मैं आपको एक जरूरी चीज बताऊं कि क्यूसी मैंने आपको बताया 24 to 48 आवर्स लगता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस चीज को देखूं कि कल से सेल आ रही है माना, है ना, तो उनकी सारी टीम बिजी रहेगी काफी। ठीक है, अगर कल के दिन मैं कोई प्रोडक्ट लिस्ट करूं और सोचूं 24 to 48 आवर्स में मेरा एक्टिव हो जाएगा, तो हो सकता है ना हो। 90% केस में क्या करते हैं, वो उस टाइम पे उनकी टीम ऑलरेडी बिजी रहती है, तो वो जितने भी क्यूसी हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं मैक्सिमम, जो नए प्रोडक्ट होते हैं, या हो सकता है 4 से 5 दिन तक लगा देते हैं क्यूसी को अप्रूव करने में। तो ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आप फ्लिपकार्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को पहले से ही 3 से 4 दिन पहले लिस्ट करके रखिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेरी डाल दें आपके लिए, तो वो आपको देनी पड़ेगी, क्वेरी का रिप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लिस्टिंग अप्रूवल जाएगी। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि थोड़ा सा फ्लिपकार्ट में अब मेरा जब प्रोडक्ट लिस्ट होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद मैंने जो टाइटल डाला वही आए। टाइटल कुछ भी डाल सकते हैं वो यार, ये टाइटल मैंने नहीं डाला, ये फ्लिपकार्ट ने ऑटो जनरेट करके डाला है ये वाला। देखिए ये जो टाइटल डाला हुआ है ना, ये फ्लिपकार्ट ने ऑटो जनरेट करके डाला है। ठीक है, ये पावर बैंक है ना, अगर मैं पावर बैंक को ओपन करूंगा तो जैसे ये बोट का पावर बैंक है ना, तो इसका जो टाइटल जनरेट किया गया ना ये वाला, ये ऑटोमेटिकली जनरेट किया गया, ये ऑटोमेटिक जनरेट है। अब आप कह सकते हैं ऐसा क्यों है, मैं कैसे कह सकता हूँ, तो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे कह सकते हैं, इसका प्रूफ मैं दिखा सकता हूँ। जैसे मैं ये बोट का पावर बैंक देख रहे हैं ना तो, ठीक है, मैं अमेजन पे देख लेता हूँ, अमेजन पे उन्होंने क्या डाला, बोट पावर बैंक। देख लीजिए भैया, यहाँ पे देख लीजिए एक चीज, बोट वाले अमेजन पे टाइटल डालने की छूट है। यानी कि अमेजन पे हम अपने हिसाब से टाइटल डाल सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट नेम डाल सकते हैं। तो उन्होंने भैया क्या डाला है, वो न्यूली लॉन्च है ना, पॉकेट एनर्जी एनर्जी शोरूम, और ये डाला है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्टिविटी दिखा दी कि बिल्कुल हाथों में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या, पास थ्रू चार्जिंग का भी फीचर है ना, और 3 आउटपुट पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये सब उन्होंने अपनी तरफ से डाला है, ये कस्टमाइज्ड टाइटल है एकदम, बिल्कुल उन्होंने अपने हिसाब से डाला है कि अगर किसी ने बंदे ने डाला सर्च बार में न्यूली लॉन्च पावर बैंक दिखाइए तो उनका आ जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड उन्होंने टाइटल में डाला हुआ है। तो आपको लगता है कि ये वाला टाइटल फ्लिपकार्ट ने, ये कहाँ गया उनका, अभी फ्लिपकार्ट पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बोट का जो टाइटल है, बोट कंपनी ऐसा इतना सा टाइटल डालेगी कि बोट इतना पावर बैंक 22.5 वॉट पावर बैंक इतना डालेगी क्या, नहीं ना। मीन्स फ्लिपकार्ट में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि काफी चीजें उनके हाथ में होती हैं। आप अपनी तरफ से टाइटल क्रिएट नहीं कर सकते, इमीडिएट लिस्टिंग नहीं कर सकते, आपने सोचा आज ही लिस्टिंग कर देंगे, नहीं हो पाएगा। अमेजन पे आपको कितना अच्छा मिला है कि आप अभी लिस्ट कीजिए, 2 घंटे के अंदर आपका प्रोडक्ट लिस्ट, कोई क्यूसी नहीं, कोई वो नहीं, आप डायरेक्ट लिस्ट करते जाइए एक के बाद एक। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब जैसे फ्लिपकार्ट में इसमें कोई ज्यादा वो नहीं दिए, देखिए इसमें आपको हर चीज का एक्सेस नहीं देते हैं फ्लिपकार्ट वाले, है ना, तो इसमें इतने टूल भी नहीं होते हैं जितने अमेजन में होते हैं, ए प्लस लिस्टिंग करना,
या ब्रांड रजिस्ट्री करना, या बहुत सारी टूल्स होते हैं अमेजन के पास होते हैं, वो आपको बहुत काफी फ्रीडम देते हैं। मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि फ्रीडम के मामले में अमेजन का मुकाबला नहीं है यार, सच में। मतलब एक जबरदस्त फीचर है उनका। आपको जो मना है सो करो उनके प्लेटफॉर्म पे यार, सेल से रिलेटेड बस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए प्रोडक्ट की, बस वो ये कहते हैं प्रोडक्ट डिफेक्टिव ना हो, बस आपको जो मना है सो करो, हमें कोई मतलब नहीं बस। मतलब इतना तक कर देंगे, अगर आपकी सेल अच्छी हो रही है ना, आप 30 से 40 लाख रुपए की सेल दे रहे हैं, तो आपको ऑफर तक देने लगेंगे कि भैया हम कमीशन कम कर रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, हम आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, आप बस सेल करो बस। खुली छूट एकदम। यहाँ फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है कुछ भी। फ्लिपकार्ट में आपने देख लिया कि अगर कोई लिस्टिंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए क्यूसी हो रहा है। पहले वहां पे बंदा चेक करेगा, और अगर सेल के टाइम पे कर रहे हैं तो हो सकता है पूरी सेल निकाल दे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कल से सेल स्टार्ट हो रही है, माना आप अपनी लिस्टिंग करेंगे तो हो सकता है 3 या 4 तारीख तक जो उनके सेल का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वेव होती है, मतलब जो सेल आती है ना उनके वेव होते हैं, कि सेल का फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, इस तरीके से डिवाइड होती है सेल्स। ठीक है। तो हो सकता है फर्स्ट वेव में आपका करे ही ना वो, पास ही ना करें वो। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है उनके पास, मैनेजमेंट टीम ही नहीं है इस तरीके से जो उसको इस चीज को तुरंत फटाफट कर सके। ठीक है। तो टाइटल आप डाल नहीं सकते, क्यूसी के लिए आप भेज रहे हैं, है ना, और हर चीज को आप अपडेट नहीं कर सकते उसमें। तो आप सोच सकते हैं फ्लिपकार्ट में कर सकते हैं, कीजिए। मना नहीं कर रहा, अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट ये है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं यहाँ पर काफी जगह पर। आपको फ्रीडम नहीं है जो अमेजन पे है। ठीक है। तो इसीलिए इसमें टूल भी कम होंगे उस हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे माई लिस्टिंग है, अगर मुझे अब अपना जैसे कोई लिस्टिंग हो गई है, तो मेरे को यहाँ पे जा करके माई लिस्टिंग में जाऊंगा मैं, और यहाँ पर उसका ये टाइटल वाइटल ये सब मैं, इन्वेंट्री और ये सब है ना, ये मैं यहाँ पर, जैसे लिस्टिंग प्राइस है, इसको मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। इसका लिस्टिंग प्राइस है या कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। इन्वेंट्री का मैंने बताया कि इन्वेंट्री वहाँ के लिए होती है जब आप उनके वेयर हाउसेज में बेचते हैं, तो वहाँ के लिए ये टूल होता है। ठीक है। ऑर्डर्स में ये होता है कि ऑर्डर्स देखिए, इनको थोड़ा सा और समझ लीजिए। ऑर्डर्स जब आपके पास आते हैं ना, तो यहाँ पे आप एक्टिव ऑर्डर में आएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि किस वेयर हाउस की लोकेशन है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मैंने एक भोपाल की लोकेशन है, तो आपको ये दिख जाएगा। अमेजन में भी ऐसा ही था कि पेंडिंग में आता था ऑर्डर, और फिर आप उसको वो करते थे, है ना, प्रोसेस करते थे तो आता था। तो इसमें भी ऐसा है, पेंडिंग में आएगा पहले ऑर्डर। ठीक है। जब आप उस पर टिक करके प्रोसेस करेंगे तो पेंडिंग आरटीडी में आएगा। आरटीडी मतलब रेडी टू डिस्पैच। आरटीडी मतलब रेडी टू डिस्पैच। आपने रेडी टू डिस्पैच कर दिया, तो आप वहां पे जैसे टिक करेंगे तो आपको प्रोसेस का ऑप्शन आएगा कि प्रोसेस दिस ऑर्डर। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पेंडिंग हैंडओवर में चला जाएगा। पेंडिंग हैंडओवर में जाने का मतलब ये है कि अब आपने प्रोडक्ट को रेडी करके रख लिया है, अब बस कुरियर वाला आएगा और हैंडओवर, आपको उसको हैंडओवर करना है बस। ये आपका इतना काम है। जब वो लेके चला जाएगा तो यहाँ से वो हटके यहाँ पे ट्रांजिट में शो होने लगेगा। बस इतना सा प्रोसेस है यहाँ पे ऑर्डर्स का। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अगर मैं वोकेबलरी पे जाऊं तो इसमें 3 टाइप की है कि रिटर्न, कैंसिलेशन। तो देखिए, मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, रिटर्न्स और कैंसिलेशन में फर्क होता है, काफी डिफरेंस होता है। आपके नजर में अगर अपन ई कॉमर्स नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न कैंसिलेशन बात एक ही मान लो कि हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, हमने ऑर्डर रिटर्न कर दिया, ऑर्डर रिटर्न आ रहा है, कैंसिल हुआ है ना, ये सब बात एक ही है भाई, पेमेंट कट रहा है, यानी कि बाय ने नहीं लिया, या हो सकता है बाय ने वापस कर दिया। लेकिन अगर मैं दूसरे शब्दों में, साफ शब्दों में जाऊं तो देखिए, हर एक का अलग अलग मतलब होता है। रिटर्न्स का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट वापस आ रहा है, आपके यहाँ से जा चुका है। आप बात समझिए इस चीज को, कि आपके यहाँ से वो प्रोडक्ट जा चुका है ना। आपके पास जैसे ऑर्डर आया, आपके यहाँ से वो प्रोडक्ट गया, निकल गया आपके यहाँ से, मतलब आपने हैंड ओवर कर दिया। इसके बाद वो आपका वापस हो रहा है, उसको कहेंगे अपन रिटर्न। अब रिटर्न भी 2 टाइप के हो गए। एक कोरियर रिटर्न है कि मतलब कोरियर से डायरेक्ट वापस आ गया, मतलब बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया, या बायर ने रास्ते में कैंसिल कर दिया, या वाट एवर जो भी इशू हुआ, उसको डिलीवर्ड नहीं हुआ प्रोडक्ट, तो उसको कहेंगे अपन कोरियर रिटर्न। और अगर बायर के पास पहुंच गया और डिलीवरी होने के बाद वापस आया, है ना, तो उसको अपन कहेंगे बायर रिटर्न। लेकिन रिटर्न में ये दोनों टाइप हैं। रिटर्न मतलब ये एक रिटर्न, रिटर्न में 2 टाइप, बायर रिटर्न और एक कोरियर रिटर्न। कोरियर वाला तो आप समझ ही गए होंगे नाम से कि कोरियर से वापस ही आ रहा, बायर को डिलीवरी नहीं हुआ, और एक बायर रिटर्न मतलब बायर ने वापस किया है। ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें ऐसा क्या है कि इसमें ऐसा बताने की जरूरत है? देखिए, ये चीज बहुत जरूरी है जब आप इस चीज पर वर्क करेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, ये है कैंसिलेशन का। अब कैंसिलेशन को आप कैसे देखेंगे? कैंसिलेशन का मैं बता देता हूँ। इस शब्द का यूज जब किया जाता है, इस वर्ड का यूज जब करेंगे कि जब हमारा प्रोडक्ट हमारे यहाँ से गया ही नहीं है, हमने हैंड ओवर किया ही नहीं है, जो फ्लिपकार्ट का कोरियर है उसको हमने दिया ही नहीं है ये वाला प्रोडक्ट, उससे पहले कैंसिल हो गया। अब वो किसी की भी गलती से हो सकता है। भाई, मेरे पास वो स्टॉक है नहीं है, तो मैंने उसको हैंड ओवर नहीं किया, तो कैंसिल माना जाएगा।
या ये हो सकता है मेरे पास ऑर्डर है, पिकअप होने से पहले, हैंडओवर होने से पहले बायर ने कैंसिल कर दिया, तो कोरियर वाले ने कह दिया ठीक है ये नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि कैंसिल हो गया पहले से। कैंसिलेशन का मतलब ये है कि मेरे यहाँ से प्रोडक्ट गया ही नहीं, उससे पहले वो खत्म, मतलब वो ऑर्डर कैंसिल, उसको कहेंगे अपन कैंसिल। रिटर्न मतलब हमारे यहाँ से निकल गया है, उसके बाद कुछ हुआ है हमारे पास वापस आया है, निकलने के बाद वापस आना रिटर्न हो गया। और अगर हमारे यहाँ से निकला ही नहीं उससे पहले अगर उसका ऑर्डर कैंसिल किया जाए या उसको वापस किया जाए तो उसको कहेंगे कैंसिल। ये आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो ये अब आप कहेंगे कि ये बताने का क्या नीड था। देखो मेन पर्पज ये है कि इन चीजों को हमारा क्लियर होना जरूरी है। क्या होता है ना कि जैसे कि सपोज दैट आपके यहाँ से, है ना, जैसे कि सपोज दैट आपके यहाँ से कोरियर वाला आया आपके घर पे, आप बात समझिए, है ना, कि जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके यहाँ कोई कोरियर वाला पिकअप करने के लिए आया ऑर्डर को, ठीक है, और उसने जैसे पिकअप किया उधर बायर ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, है ना, इसने पिकअप किया और बायर ने वहां पर कैंसिल कर दिया। या दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि अपडेट करने में कोरियर वाला रास्ते में आपके प्रोडक्ट को लेने आ रहा है, उधर बायर ने कैंसिल कर दिया कि भैया मेरे प्रोडक्ट को कैंसिल कर दो, मेरे को नहीं चाहिए। फ्लिपकार्ट ने अपडेट किया लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, तो कोरियर वाले पे अपडेट नहीं हुआ, कोरियर वाले ने आपके प्रोडक्ट को स्कैन किया, उस कैंसिल प्रोडक्ट को उठा के ले गया। ठीक है। तो अब क्या होगा, वो ऑर्डर वहां पर फ्लिपकार्ट में किस नजरिए से आएगा? आपके लिए तो वो हो गया रिटर्न, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ से पिकअप हो गया तो वो रिटर्न में आएगा। आपने कहा कि भैया मेरे यहाँ से पिकअप हो गया है, अब तो कैसे भी आएगा, तो या तो कोरियर रिटर्न आएगा, कस्टमर रिटर्न आएगा, तो वो तो आपको रिटर्न में देखेंगे, उसको रिटर्न में जाके यहाँ पर ऊपर देखेंगे। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ है, वो हुआ है कैंसिल। क्यों? क्योंकि आपके पिकअप करने से पहले वो बायर ने वहां पे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल दी थी। अब अगर उसने बायर ने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल दी थी और आपका प्रोडक्ट पहले ही कैंसिल हो जाना चाहिए, जो नहीं हुआ, तो आपको तो वो रिटर्न में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा वो कैंसिल में। लेकिन आप उसको रिटर्न में देखेंगे कि भैया मेरा प्रोडक्ट यहाँ से गया है और इसका कोई डिटेल ही नहीं मिल रहा है, जबकि वो मिलेगा आपको कैंसिल में। क्यों? क्योंकि वो बायर ने पिकअप करने से पहले ही कैंसिल किया है। तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा समझना आपके लिए जरूरी है कि रिटर्न और कैंसिलेशन में फर्क क्या होता है। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब इसमें इंसाइट्स दे रहे हैं, कस्टमर रिटर्न कितने, है ना, कस्टमर रिटर्न रिडक्शन कैसे करना है ना, और कैंसिलेशन, कोरियर रिटर्न, ये सब करना है। इनका कोई वो नहीं होता है, जिसको रिटर्न करना होता है ये तो बस वो वाली बात है कि वो ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाओ या आप बेल पैकेजिंग दीजिए, कस्टमर वापस नहीं करेगा। अरे ये चीज़ हमें भी पता है, तो मतलब इसमें कोई रिडक्शन का ऐसा नहीं, जिसको वापस करना है वो करके ही रहता है, उसको रोक नहीं सकते, है ना। तो वो चीजें हैं, इसका कोई ज्यादा खास यूज नहीं होता। हम आते हैं सीधे पेमेंट पे। पेमेंट ओवरव्यू, पेमेंट ओवरव्यू क्या होता है, देखिए देखिए, इसमें क्या रहता है पेमेंट ओवरव्यू में, कि हमारा कितना ऑर्डर का पेमेंट, जैसे हमारे आज प्रोडक्ट निकला, कल प्रोडक्ट निकला, तो ऐसा नहीं है आज का पेमेंट अलग किया कल का अलग किया। ये एक साइकिल बना लेते हैं कि आज पेमेंट रिलीज करेंगे, उसके बाद कब करेंगे। तो देखिए मेरे पास उन्होंने साइकिल बना के रखी हुई है कि अगर मेरा ऑर्डर आज आता है तो उसका एक अगला पेमेंट साइकिल है 27 फिर उसके बाद वो 2 अक्टूबर को रिलीज करेंगे, फिर उसके बाद 4 अक्टूबर को करेंगे, फिर बाकी इस तरीके से उन्होंने मेरे को साइकिल दे दी है भैया पहले से ही। और अगर इससे पहले पे जाऊं तो एक 25 तारीख को मेरे को रिलीज होना था, एक 23 को होना था, 20 को होना था, 18 को होना था। तो ये उन्होंने मुझे डेट की साइकिल दे दी है कि आपका पेमेंट हम इस टाइम पे रिलीज करते जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे दे दिया है ये पेमेंट का ओवरव्यू। यहाँ से हम पूरा पेमेंट का अपन कैंसिल मतलब वो निकाल सकते हैं कि किन किन ऑर्डर का हमें पेमेंट आया है, किन किन का रह गया है। ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ ये सर्च ऑर्डर सेटलमेंट का ऑप्शन आता है। सर्च ऑर्डर सेटलमेंट का मतलब होता है कि ऐसे, वो तो मैंने बताया कि आपका आज 10 ऑर्डर गए हैं तो एक साथ पेमेंट आ रहा है, लेकिन आपने कहा कि भैया मुझे ये चाहिए डिटेल में कि मेरे एक प्रोडक्ट जो गया है, माना आज 25 तारीख है, 25 तारीख को ये प्रोडक्ट गया है, इस पे कितने चार्जेस लगाए हैं आपने, कितना कोरियर चार्जेस लिया है, तो आप उसका ऑर्डर नंबर यहाँ डालेंगे तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि इतना जीएसटी लिया है, इतना कोरियर चार्जेस लिया है, इतना कमीशन लिया है, वो सारी डिटेल आपको इसमें आएगी, किसमें? सर्च ऑर्डर सेटलमेंट। ठीक है। ये इन्वॉइसेस हैं, हर महीने के इन्वॉइसेस निकलते हैं। देखिए जब आपके यहाँ से प्रोडक्ट जाएंगे, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि अमेजन में भी ऐसा होता है कि जब आपके यहाँ से आता है तो कमीशन रिपोर्ट बना के देते हैं, जीएसटी ऑफिस में जाती है, आपके गवर्नमेंट में आती है कि हमने इनसे इतना कमीशन चार्ज किया है, इस पे इतना इतना टैक्स लगाया, इतना जीएसटी लगाया है ना। तो वो इन्वॉइस की कॉपी एक गवर्नमेंट को जाती है, एक आपके पास रहेगी, है ना। तो जो आप यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं,
कि ये अब मैं मतलब जैसे आप इनवॉइस पे गए और इनवॉइस पे जाकर के आप रिक्वेस्ट न्यू कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मन सेलेक्ट करके कमीशन इनवॉइस का, जैसे आपने इनवॉइस किया तो रिक्वेस्ट रिपोर्ट करके, है ना, आप उसका उस मंथ का आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आ रहा है ना, सिलेक्ट रेंज, कौन सी रेंज में आपको चाहिए तो आपने अगर सेलेक्ट करके इसको शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, ये इनवॉइसिंग का रहता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है कि आपको बैंक से कब कब पेमेंट आया है। जैसे आज आया कल आया तो सारी डिटेल आ जाएगी कि आज इतना आया, आज इतना आया, कल इतना आया, और ये सब पुरानी जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं आपकी बैंक में वो सारे के सारे आपको यहाँ पे सेटलमेंट्स में, स्टेटमेंट्स में मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे मेन है अपना सेलर प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, सब सेलर प्रोटेक्शन फंड क्या होता है, मैंने अमेजन में बताया था, एक सेफ्टी क्लेम होता है कि आपके पास प्रोडक्ट डैमेज आया, प्रोडक्ट गायब हो गया, है ना, बायर ने भेजा ही नहीं, आपका प्रोडक्ट लॉस हुआ, उन केसेस में आप वहां पे सेफ्टी क्लेम कर सकते हैं। अमेजन में सेफ्टी क्लेम वहां पे बोला जाता है। वहां पे पहले एसपीएफ बोलते थे, अब वहां पे उसका नाम चेंज करके सेफ्टी क्लेम कर दिया है। अब यहाँ पर उसको एसपीएफ ही कहते हैं, इसको कहते हैं, एसपीएफ का मतलब होता है सेलर प्रोटेक्शन फंड, है ना। तो ये सेलर प्रोटेक्शन फंड को अपन यहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ पहले मैंने अगर अप्लाई किए हो तो उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, और अगर मैं चाहता हूँ नई क्लेम करना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं उस ऑर्डर नंबर को, डिटेल को, ये सारी में डाल करके, है ना, यहाँ पे देखिए आएगा ना, तो ऑर्डर नंबर डालूंगा और यहाँ पे ये मैं बता दूंगा कि ये डिटेल है, ये रिटर्न मेरे पास आया है और इसका फोटोज ये हैं, आप इसका रिम्बर्समेंट कीजिए, तो आपको इसका रिम्बर्समेंट मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं इसकी एक केस स्टडी की बात करूं तो देखिए, फ्लिपकार्ट का जो एसपीएफ रेशियो है ना बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। मतलब आपके पास 100 प्रोडक्ट गए, मतलब खराब आ रहे हैं, एक एजम्पशन बता रहा हूँ, आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं खराब आए हैं, तो आप ये समझ लीजिए 50% का भी क्लेम आपका नहीं मिल पाएगा, शायद हो सकता है 30 to 40% का क्लेम वो अप्रूव कर दें, बाकी सारे रिजेक्ट कर दें। तो उनके पर्टिकुलर कोई खास पर्टिकुलर एसओपीज हैं उनके पास, काफी हैं, लेकिन वो इतने जो उनका रेशियो होता है, जैसे आपने देखा वो बीमा में होता है, अपन कोई इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी से पहले अपन उनका सक्सेस रेट देखते हैं कि भाई इनके कितना क्लेम रेशियो कितना है ना, क्लेम पास रेशियो कितना है और ये सब। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो अमेजन का क्लेम पास रेशियो बहुत अच्छा है। हो सकता है आपके 100 प्रोडक्ट्स में से 99% को वो अप्रूव कर दें, हो सकता है 100 को कर दें, लेकिन फ्लिपकार्ट की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि 100 प्रोडक्ट आपके रिटर्न है तो आपका 50% से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हाल में। मेरे रिकॉर्ड में तो कभी नहीं गया। फ्लिपकार्ट में अगर आप एसपीएफ पे भरोसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल, आप ये ऐसे सोच लीजिए कि आपका 50% लॉस होना है, आप ये मान के चलिए। मतलब अगर आपने 1 लाख का प्रोडक्ट आपके पास लॉस हुआ है, रिटर्न में गायब हुआ है, टूटा है या कुछ भी हुआ है, तो उसमें से आप मान के चलिए 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, 50% का ही मिलता है। जो कि अमेजन में हो सकता है 100% मिल जाए आपको, लेकिन इसमें मिलने का कोई चांसेस नहीं। अब आप कहेंगे कैसे होगा ये, वो क्या करेंगे, आपके क्लेम को नो नॉट अप्रूव डाल करके, बिना अप्रूव कर डालते रहेंगे। वो कहेंगे कि आपने हमें कोई पर्टिकुलर सेटिस्फाइड डॉक्यूमेंट नहीं दिया। इवन आपने, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इनसाइड उनका, अगर आप कभी ऐसा करेंगे कि आपने प्रोडक्ट उनका जो आया और आपने उनको रिकॉर्डिंग तक प्रोवाइड कर दी सीसीटीवी की, देखिए सर मेरे यहाँ से जब गया तो ऐसा है, जब रिटर्न आया तो देखिए ऐसा हुआ, तब भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं ये बोल करके कि ये हमारी पॉलिसी में नहीं आता है, ये हम पॉलिसी में कवर नहीं करेंगे इसको। तो इसके ब्याह पे, वो इंटरनल पॉलिसी के ब्याह पे आपके रिजेक्ट करते रहेंगे, लेकिन आप इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके 100% क्लेम्स को पास कर देंगे, बिल्कुल भूल होगी बिल्कुल। सो ऑलवेज रिमेम्बर, फ्लिपकार्ट में काम करना थोड़ा सा है, लिस्टिंग आप एकदम नहीं कर सकते, आपने देख लिया आज, है ना, एक साथ आप लिस्टिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे, मतलब लिस्टिंग बहुत सारी कर सकते हैं, मतलब अप्रूव करवानी पड़ती है, टाइटल आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते। एसपीएफ क्लेम का तो उन्होंने एक प्रोसेस बहुत वैसा है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब मैं एक का नहीं बता रहा हूँ, मैंने लगभग, आप अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे जा करके उनके फोरम को सर्च कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट के फोरम को। हर सेलर की ये प्रॉब्लम है, हर सेलर इनके बारे में कहता है कि फ्लिपकार्ट मेरे अप्रूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि ये थोड़ा सा फ्लिपकार्ट पे अगर वर्क कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल फिगर आउट करके चलिए, और जो आपको प्रॉफिट है इस हिसाब से चलिए लेकर के, कि आपके इतने क्लेम आए तो उसमें आपको इतना लॉस हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से प्राइसिंग रखिए, उसी हिसाब से आप इनके साथ वर्क कीजिए। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसमें यहाँ तक हो गया, पेमेंट का हो गया, एसपीएफ हो गया, ये रिपोर्ट सेंटर है। रिपोर्ट सेंटर अगर मैं जाऊँगा तो इसमें रिपोर्ट में वही है कि अगर मुझे कुछ पेमेंट की रिपोर्ट निकालनी, टैक्स रिपोर्ट निकालनी है ना, तो टैक्स रिपोर्ट को मैं निकाल सकता हूँ कि मतलब कितना जीएसटी मेरे को पे करना है लास्ट मंथ का, तो ये पूरी डिटेल मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा, जीएसटी रिपोर्ट करूंगा, सेल्स रिपोर्ट करूंगा और उस मंथ को सेलेक्ट करूंगा, रिक्वेस्ट रिपोर्ट किया,
तो देखिए यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है कि किस मंथ का चाहिए, मैंने अगस्त सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मंथ वाइज सेलेक्ट करूंगा, इस सबसे सबमिट सबमिट हो गई। अब इसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रेस है, जैसी आ जाएगी तो यहाँ पे अपन डाउनलोड कर सकते हैं इस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स का है केवल। एडवर्टाइजिंग का आप समझ सकते हैं, एडवर्टाइजिंग का एक ही मतलब होता है, सिंपल सा, कि आपको एडवर्टाइज करना है तो आप आइए। फ्लिपकार्ट में छोटा सा एक मैं रूल बता देता हूँ, है ना, ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है केवल उस बेस का मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइज करते हैं ना, तो आपका जो स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब ये इस चीज़ का मैं उनका बड़ा फैन हूँ कि वो आपका आज आपने एडवर्टाइज स्टार्ट किया है ना, तो आपका एडवर्टाइजिंग में आपको इंप्रेशन भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और आपको ये समझ लीजिए कि आपको इंप्रेशंस के साथ ये सारी चीजें, मतलब आपके प्रोडक्ट की सेल भी होगी। लेकिन जैसे जैसे एडवर्टाइज आपको पुराना होगा ना, तो थोड़ा सा डाउन जाएगा, और फिर एक टाइम के बाद अगर अच्छी सेल है तो आपके एडवर्टाइज को वो इतना बढ़ा देंगे, आपके प्रोडक्ट को इतना अच्छा प्रमोट कर देंगे कि आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। मीन्स ये है, इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं इनके एडवर्टाइजिंग में, कभी कम है कभी बहुत ज्यादा है, जबकि अमेजन में थोड़ा सा अच्छा है, उसमें कमांड रहती है, हमारी कंट्रोल रहती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो केवल एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने एक वो बना के रखा हुआ है कि बस एक आप एडवर्टाइज कीजिए, और जस्ट एक कोई ज्यादा बड़ी कमांड नहीं दे रहे, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ऐड मनी करूंगा, पैसे में ऐड करूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मैं न्यू क्रिएट करूंगा कैंपेन को, ठीक है। तो उसके बाद ये मेरा यहाँ पर एडवर्टाइज क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। तो अगर फ्लिपकार्ट पे आप कर रहे हैं तो उनके कमीशंस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, अमेजन से भी ज्यादा रहते हैं। ऑलरेडी रिमेंबर कि अगर आप फ्लिपकार्ट के साथ वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा कमीशन का भी आप देखिए, रिटर्न रेशियो को भी देखिए, और आपके हाथ में क्या क्या कमांड है, ये सारी चीजें, उन चीजों को देख करके आप आगे बढ़िए, है ना। आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट को बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप इनको फिगर आउट करके देखिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए, ठीक है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट का केवल इतना ही था, इसमें इसमें कोई खास था नहीं, क्योंकि इसमें कोई वो अपने पास हम लोगों को ज्यादा सर वो मुझे पावर देते एक नहीं। चीज पूछनी है इसमें। हम्म, इसमें आपने एक टैक्स कोड बताया था और एचएसएन कोड बताया था। हाँ हाँ हाँ। जो आपने बैंगल के लिए एचएसएन कोड चूज किया था तो गूगल पे उसका दिखा रहा था 3%, लेकिन आपने बोला टैक्स कोड के अकॉर्डिंग आपने जीरो सिलेक्ट किया था। तो इसमें ये कैसे सर? अच्छा ओके, एक्चुअली क्या है ना, देखिए, जो बैंगल्स है ना, मेरी 0% में आती है, जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन भेजा था ना आपको, है ना, हाँ जी। वो 3% आती है हम्म। ना। तो जो बैंगल्स का है ना, लेकिन जो HSN कोड बना है ना, वो पर्टिकुलर बैंगल्स के लिए नहीं बना है। बैंगल्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जस्ट लाइक ब्रेसलेट है ना, तो हम्म। ब्रेसलेट और उससे रिलेटेड जितने भी वो होंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ, है ना, कि जैसे बैंगल HSN, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको। तो उसमें पूरी डिटेल दे देते हैं, वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसके लिए है ना। देखिए, इसमें पूरा डिटेल दिया गया है किस चीज के लिए। देखिए, इसमें दिया है कि बैंगल्स मेड ऑफ बेस मेटल, है ना, यानी कि वो बेस मेटल की बनी हुई होनी चाहिए, है ना, और प्लेटेड है विद प्रेशियस मेटल्स, मतलब मेटल उनका वो होगा, है ना। तो उन पे लगेगा अपना, क्या, मेटल अगर बेस है, मेटल बेस है ना, तो उन पे इनका 3% लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, है ना, तो वहां पर जो बैंगल्स हम यूज कर रहे हैं वो लाख की है, उसमें मेटल बेस अगर हम नहीं यूज करें तो हम 0% कर देंगे। लेकिन ओके। अब इनमें जीएसटी में चेंज यूज होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको जो पर्टिकुलर फिक्स है, उसके लिए आपको अपने सीए को ही पकड़ना पड़ेगा, वो सीए ही बता पाएंगे। और मैं एक चीज और बता देता हूँ थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है, कई जो नॉर्मल सीए होते हैं, मतलब जो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कई सीए ऐसे मिलेंगे आपको जिनको इस बारे में प्रॉपर 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि जीएसटी के प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में, कि जैसे अगर जीएसटी को जो प्रॉपर इंप्लीमेंट किया गया सारी चीजें, तो अभी भी काफी चेंजेस चल रहे हैं, काफी आप देखेंगे उसमें पॉलिसी को चेंज किया जाता है बार बार, काफी अमेंडमेंट आ रहे हैं एक के बाद एक। तो इसका एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ है ना, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में फिर आपको अपने सीए को ही पकड़ना है, उनसे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, तभी आप इस पर वर्क करें। बाकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक है उन पर 12% रहता है, मुझे अपनी बैंगल्स पे पता है कि 0% है, मेटल अगर मेटल बेस है तो उस पर 0% है, तो इस तरीके से मेरा ये रहता है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है तो मुझे भी अपने सीए के पास जाना पड़ता है, कई बार सीए भी इस चीज में उलझ जाते हैं, तो वो अपने जो उनके सीनियर होते हैं, है ना, सुपर सीनियर, तो उनसे उनको कंसल्ट करना पड़ता है, तो वहां से वो चेक करके बताते हैं। क्योंकि जीएसटी बहुत एक बड़ी चीज है, जिसमें काफी अमेंडमेंट आ रहे हैं, आते रहते हैं, काफी केसेस पेंडिंग है इसमें, तो एग्जैक्ट जानकारी देना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ये बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, है ना, उन पर 18% लगता है, वो तो ठीक है, सर्विसेज पर 18% लगता है, ठीक है। लेकिन कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें अभी तक कोई डिफाइन ही नहीं है, तो उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है समझने में, तो उसके लिए आपको सी से ही कंसल्ट कीजिए एक बार कि ये इसका क्या है, ठीक है।
ओके सर। ओके। तो ये हमारा फ्लिपकार्ट का कंप्लीट हो गया, इसका कोई ज़्यादा खास था नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ना, हमारे पास उन्होंने कुछ दिया ही नहीं हमारे पास। मतलब कस्टमाइजेशन करने के लिए कुछ तो देते, टाइटल हमारे अपने पास डालने देते हैं, लिस्टिंग अभी एक्टिव कर सकते हैं, कुछ तो देते, कुछ भी दिया नहीं है खास उन्होंने, है ना। बस एक पैनल है उनका, बस ऑपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपना फ्लिपकार्ट का तो बिल्कुल ही अपना, मतलब ये अपना फ्लिपकार्ट का टॉपिक है वो अपना एंड हो चुका है। ठीक है। अब आप 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, मैं मीशो शुरू कर रहा हूँ। मीशो का मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, उसमें अभी कुछ नहीं है। ठीक है। आप मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लीजिए, 5 मिनट में फिर से गेट बैक करता हूँ। जी, सभी लोग अवेलेबल है ना? सभी लोग अवेलेबल है ना? प्रेजेंट सर। जी। ठीक है, तो अपन अपना स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अपना टॉपिक है अगला मीशो का। इसको सबसे ज्यादा कई लोगों के लिए अच्छा रहता है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि मीशो की अगर बात करें, तो मीशो सबसे ज्यादा इसलिए चल रहा है, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इसके मतलब ये नहीं अमेजन क्रॉस कर रहा है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से वो आए हैं इंडिया मार्केट में, और जिस हिसाब से उनका मार्केट उठाए, है ना, वो केवल इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो कमीशन है सेलर से लिया जाता है वो 0% तक लिया है उन्होंने। और वो लेते भी हैं अभी काफी प्रोडक्ट्स पर। आप अपने प्रोडक्ट को लेके आइए, अमेजन पे आप जहाँ 10 से 15% कमीशन दे रहे हैं, तो वहां पर ये लोग 0% ले रहे हैं कई जगह, है ना। तो इसीलिए वो थोड़ा सा उठा हुआ है इन चीजों में, है ना। लेकिन थोड़ा सा ड्रॉबैक्स भी है, वो अपन अभी थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे इसको। तो सिंपल सा है इसमें
इसका जो वो है, मतलब अगर देखा जाए तो इसको अपन ओपन करेंगे तो supplier.meesho, supplier.meesho। जैसे आप गूगल पे डालेंगे तो आपको ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। अब जब आप इस पे आएंगे supplier.meesho पे, है ना, तो आप देखिए नीचे वाले supplier.meesho.com, आप इस पे आइए। ठीक है। और जब आप इस पे आएंगे, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ सेल ऑनलाइन टू 14 करोड़ प्लस कस्टमर एट 0 कमीशन, 0% कमीशन, है ना। लेते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। 0% कमीशन पे ही वो वर्क करते हैं कई जगह पर। यहाँ पे अपना फायदा भी होता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट सेलिंग करूंगा। ठीक है, स्टार्ट सेलिंग पे आएंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे अपना हम मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद ईमेल आईडी डालनी है, सेट पासवर्ड करना है। ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो क्रिएट अकाउंट कर देंगे, बस क्रिएट अकाउंट हो जाएगा आपका। तो आपका डायरेक्टली ये प्रोडक्ट आपका मतलब अकाउंट सेटअप हो जाएगा। जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा पूरा का पूरा, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा उनका पूरा का पूरा। आई मीन ये मीशो का है, जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये पूरा मीशो का है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है सर, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो एक तरीके से छोटा सा इसमें पैनल ये दिख रहा है आपको, बस इतने में पूरा खत्म नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो होम पेज तो आप समझ ही गए होंगे, होम पेज पे क्या है, वो सामने पूरा ये फ्री लाइव ट्रेनिंग और ये सब दिया है उन्होंने। और उसके अलावा अब दूसरे पे आएंगे तो ऑर्डर्स पर। तो देखिए, ऑर्डर्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑर्डर्स का मतलब ये है कि आपके पास जो ऑर्डर आएंगे तो उनको प्रोसेस करना है, सिंपल। ठीक है। तो जैसे आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपको यहाँ पे शो होगा, आपको उस पर टिक करके उसको रेडी टू शिप में डालना है। मतलब आप उसका मतलब जो बार कोड आएगा उसको डाउनलोड करना है, रेडी टू शिप पे जा करके आप उसको रेडी टू सेंड कर देंगे, तो यहाँ पे शिप पर आ जाए। ठीक है, सिंपल। ये आपका जैसे ये आ जाएगा तो सिंपल वही है, आपको एक लेवल मिलेगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है। मीशो का कोरियर खुद का है, वो आएंगे। मीशो को मतलब खुद का नहीं, मतलब उनका टाइप है, जैसे ब्लू डॉट डीटीडीसी इनसे, तो वो कोरियर वाले आएंगे और आपके यहाँ से प्रोडक्ट को पिकअप करके ले जाएंगे, सिंपल से। ये रिटर्न्स का है कि आपके यहाँ से कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ से गया, है ना, अब रिटर्न आ रहा है ना, तो वो सारी डिटेल आपको इस जगह मिलेगी, पूरी पूरी डिटेल मिलेगी यहाँ पे। देखिए कि जैसे कोई रिटर्न है, रिटर्न में अगर कोई इन ट्रांजिट है, बायर को पहुंच गया और बायर से हमारे पास वापस आ रहा है, तो इन ट्रांजिट है तो उसकी डिटेल यहाँ पर है। आउट फॉर डिलीवरी है, कैसे आउट फॉर डिलीवरी का मतलब हमारे पास ये कोरियर पर्सन हमें वापस आज के दिन डिलीवर करने आ रहा है, वो प्रोडक्ट को रिटर्न करने आ रहा है, तो आउट फॉर डिलीवरी में उसको डिटेल मिलेगी। डिलीवर्ड में जो जो उसने हमको डिलीवर कर दिए हैं वो मिलेगी। लॉस्ट में जो कोरियर लॉस्ट हो गया वो मिलेगी, है ना। अभी डिस्पोज का उन्होंने दे दिया है ना, तो डिस्पोज का जब है कि अगर आपको उन्होंने 3 बार प्रोडक्ट को डिलीवर अटेम्प्ट किया, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर आपके पास 3 बार डिलीवर अटेम्प्ट की, ठीक है, और आपने नहीं लिया प्रोडक्ट को, तो वो डिस्पोज कर देते हैं, आपके प्रोडक्ट को हटा देते हैं, मतलब वो फिर आपको डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऑलवेज थर्ड अटेम्प्ट में आपको प्रोडक्ट को पिक करना है। ठीक है। कई लोग, अब आप कहेंगे ये तो कोई भी करेगा ना, 3 बार क्यों करेंगे, तो देखो कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट नहीं मिला, टूटा हुआ मिल रहा है, या आपको आपने बॉक्स को देखा, आपने लगभग 5 किलो का कोई प्रोडक्ट भेजा और जब आपके पास रिटर्न आया तो 5 केजी का था ही नहीं, वो खाली बॉक्स आया, तो आप देख के समझ जाएंगे कि भैया ये प्रोडक्ट है ही नहीं इसमें, तो आप कहेंगे मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, मैं नहीं लेना चाह रहा, वापस कर देंगे। दूसरी बार फिर से वो देने आएगा, फिर से आप वापस करेंगे, या तीसरी बार आए फिर से आप वापस कर दिए, तो ये कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है, आपके यहाँ ताला लगा हुआ है ना, तो अगर लॉक लगा हुआ है, वो अंदर नहीं आ पा रहा, 3 बार अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट को डिस्पोज कर दिया जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको प्रोडक्ट डिस्पोज हो गया तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, आप उस पर एसपीएफ क्लेम नहीं कर सकते प्रोटेक्शन फंड के लिए कि भैया मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। अब आपको क्लेम करना है कि आपके पास रॉन्ग प्रोडक्ट आया, तो आप क्लेम में आइए, है ना, यहाँ पे रेज ए क्लेम करिए, है ना। रेज ए क्लेम करेंगे तो आपसे प्रोडक्ट की सारी डिटेल लेगा कि क्या क्या है इसमें, है ना। अब आपको पूछना बताना पड़ेगा क्या है, डैमेज आया तो डैमेज बताइए, रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट आया तो रॉन्ग। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरी ये डिटेल डालनी है, अनबॉक्सिंग के वीडियोज और ये सब डालना पड़ता है इसमें, है ना। तो ये सारी अगर आप ये इंफॉर्मेशन उनको देंगे तब जाकर के आपका ये क्लेम पास हो पाएगा। इनका भी क्लेम रेशियो ऐसा ही है, 50% तक जाता है, कई बार हो सकता है 50% भी ना रहे, 20 to 30% तक ही रहेगा। ठीक है। प्राइसिंग का अगर देखा जाए तो प्राइसिंग में केवल उनको आपको अपने जो मतलब ये आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि किस बेस्ट प्राइस में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कीजिए, है ना, क्या प्राइस होना चाहिए बेस्ट प्राइस, और ये सब रिकमेंडेशन का है, तो इसका कोई यूज नहीं रहता है। ठीक है।
इन्वेंट्री में आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उनकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है उसको हम डालेंगे यहाँ पास। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मेरे पास ये प्रोडक्ट है तो इसकी मैं इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, कैटलॉग अपलोड में कुछ नहीं, कैटलॉग अपलोड का मतलब है आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाह रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ, जैसे अगर ये प्रोडक्ट है मेरे, है ना, अब मुझे कुछ को प्रोडक्ट को अपलोड करना है, मतलब लिस्टिंग करनी है, तो ऐड कैटलॉग इन बल्क, बहुत सॉरी इस पर कर दिया मैंने, बल्क अपलोड नहीं करना है मेरे को, ये करना है मेरे को ऐड सिंगल लिस्टिंग। अरे आप फिर से हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐड सिंगल कैटलॉग करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा है कैटेगरी, कैटेगरी हर एक में पूछी जाएगी, मैंने डाला है यहाँ पे बैंगल्स। ठीक है, देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी आ रही है इसमें। मैं ले नहीं रहा है ये, एक बार फिर से मैं फिर से बताऊँ। ये आ गया ना, इसमें शायद मेरी बैंगल्स आ रही है, कौन आ रही है? ये आ रही है बैंगल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे बैंगल्स पे आकर के ऐड प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की इमेज डालूंगा, ये मैंने इसकी इमेज डाली। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, और इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। देखिए, अगर कोई आपके पास इमेज गाइडलाइन आ रही है तो बस आप इतना याद रखिए, फर्स्ट इमेज आपकी होंगी 500 पिक्सल से ऊपर होनी चाहिए, है ना, 500 पिक्सल से ऊपर होनी चाहिए इमेज, और फर्स्ट इमेज वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, और इमेज पे आपका वेबसाइट और मोबाइल नंबर नहीं लिखा होना चाहिए। बस तीन को आप याद रखिए, बाकी बहुत सारी गाइडलाइन रहती है, देखिए आप अगर देखेंगे बहुत सारी गाइडलाइन है, इन पे मत जाइए, इनका कोई यूज भी नहीं है। ठीक है, अभी इमेज अपलोड हो गई तो मेरे को यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करना है, कितना है मेरे पे, है ना। अब वो ऑटोमेटिक दे रहा है कि आपके बैंगल्स टाइप के हिसाब से, उसने कहा 0 है, 3 है, कितना है, तो मैंने 0 का लिस्ट है। HSN कोड भी यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब नेट वेट मैं यहाँ पे डाल दूंगा, कितना है मेरा, ग्राम से में डालना है, तो मेरे को यहाँ पे 110 ग्राम मैंने डाल दिया, है ना। स्टाइल कोड ये मेरे ऊपर है, प्रोडक्ट आईडी, है ना, ये मतलब जो सेलर SKU होता है ना वो डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने डाल दिया एमेजस 003। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम डालूंगा अमेजन बैंगल्स फॉर वुमेन, है ना। फैशन डाल देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, साइज यहाँ पे डालना है ना। तो साइज का मैं यहाँ पे एक तरीके से मतलब अगर मैं देखूँ तो साइज का जब किया जाता है कि जैसे कि ये साइज फ्री है, मतलब इसका साइज नहीं डालना है, मतलब कोई साइज नहीं है, तो उसके लिए ऐसा करूंगा मैं यहाँ पे फ्री साइज। ठीक है, लेकिन ये फ्री साइज तो ये नहीं है, इसका साइज है कुछ ना कुछ, तो मेरे को यहाँ पे जैसे सपोज मैंने यहाँ पे फ्री साइज डाल दिया, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने फ्री साइज डाल दिया, इसका कोई साइज नहीं है, मतलब कोई ऐसा वेरिएशन नहीं क्रिएट कर सकता मैं, मतलब एक पर्टिकुलर एक टाइप का एक प्रोडक्ट है जिसको मैं डाल रहा हूँ, उसका कोई साइज नहीं है, 2426 ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मेरे को उसके डालना है साइज तो मैं इसको टाइटल में डालूंगा। ठीक है, अब इसका यहाँ पे मैं अगर फ्री साइज का पूछ रहा है ना, तो फ्री साइज में ये आप में ये मेरे से कह रहा है आपका ये प्रोडक्ट है, ये इसका मीशो का प्राइस कितना है ना। और तो आपने डाल दिया यहाँ पे, मैंने डाल दिया 499, है ना। अब लेकिन ये आप फ्री साइज मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन फ्री साइज को आप कभी सेलेक्ट ज्यादा करना मत, लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ कि फ्री साइज ऐसे होता है। देखिए, फ्री साइज में जस्ट लाइक आप एक उनका वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये इसका ये वाला फ्री साइज में इतने का मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे आप इसको क्लियर करेंगे तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, है ना, तो आप इसको ये मान के चलिए कि लगभग आपको थोड़ा कम रखना है ना, कि ये 479, ये रॉन्ग डिफेक्टिव का मतलब ये है कि मतलब कस्टमर बाइंग एट दिस प्राइस कैन ओनली रिटर्न रॉन्ग डिफेक्टिव डिलीवर आइटम, है ना। अब देखिए, इसमें यही पॉलिसी है ना, ये बड़ा परेशानी करती है सभी के लिए, सेलर के लिए भी ये परेशान करती है। ठीक है, कि आपका जो प्राइस है ना, आप उसको कितना कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 599 डाल दिया, है ना। तो अब यहाँ पे 599 नहीं ले रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कितना, 489 करके देख लेते हैं एक बार, 489 पे वो ले रहा है। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि कस्टमर, है ना, कि अगर कस्टमर को ये प्रोडक्ट अगर रॉन्ग या डिफेक्टिव डिलीवर हुआ है ना, तो आप ये वाला प्राइस सेट कर दीजिए तो वो आपको वापस कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो एक ये चाह रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि बायर को मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, ठीक है, आज ये डिलीवर हो गया, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि अगर बायर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है, डैमेज मिला है, तो वापस करना चाह रहा है ना, तो वापस करने के लिए वॉइस आ रही है सर बस। सर आ रही है। वॉइस आ रही है। यस सर, यस सर। ओके,
तो देखिए अब यहाँ पे वो अलग से प्राइस ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मीशो का प्राइस नॉर्मल ऐसा है, लेकिन अगर कोई बायर वापस करना चाहता है, डिफेक्टिव आइटम है आपका और वापस करना चाहता है, उसके लिए आप एक दूसरा प्राइस सेलेक्ट कीजिए। तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। आप बायर मतलब सेलर से कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट वापस ना आए, तो उसके लिए आप अलग प्राइस ले रहे हैं। मतलब रिटर्न पॉलिसी को आप एक तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं सेलर के हिसाब से। इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप डालिए प्रोडक्ट डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 499 में आपने डाला है, उससे आप कम करके एक रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस है वो आप डाल दीजिए। एमआरपी मैंने डाल दी है कि ये 699 है। इन्वेंट्री का मतलब ये है कितने प्रोडक्ट है मेरे पास, मैंने 10 प्रोडक्ट डाल दिए, मतलब 100 प्रोडक्ट डाल दिए, सॉरी। एसक्यू ऑप्शनल है ना, मैं डाल सकता हूँ वही जो सेलर एसक्यू कोड मैंने बताया था, है ना। मैं जस्ट 901 तो ऐसे में डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिटेल मांग रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एज में अगर आएंगी तो कितने लोगों के लिए, किस साल के लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो कैरियर एंड 10 ईयर एंड एबव कर देता हूँ मैं यहाँ पे। नेट क्वांटिटी यहाँ पर नंबर से, मतलब बैंगल्स में मेरे पास कितने नंबर्स हैं ये सब मैं डाल सकता हूँ। तो सेट ऑफ बैंगल्स के मतलब कितने पीसेज है काउंट करना, तो मैंने 4 डाल दिए यहाँ पर। कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑब्वियसली इंडिया है। मैन्युफैक्चर डिटेल मैंने अपना डाल दिया, मेरे से इंडिया कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये डाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा वैसे कर देता हूँ, ये हाईलाइट करके अब ब्रांड पूछ रहा है मेरे से, है ना। ब्रांड अगर मेरा रजिस्टर्ड है इस पे, है ना, तो अगर आ जाएगा मेरा। वैसे मेरा रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पर, मेरे को देखना पड़ेगा इसमें। ये उन्होंने नया दिया है, पहले नहीं आता था, ऐसा नहीं है मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड, ठीक है। तो मैं ये ब्रांड वाला एट्रीब्यूट है, ये मैंडेटरी नहीं है ना, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कलर आप इसमें येलो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। येलो कर लिया। जेंडर है ना, किन के लिए, है ना, तो ये अपन गर्ल्स के लिए कर लेते हैं, ठीक है। और मटेरियल यहाँ पे अपन लाख यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लाख पेंगल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड है ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब आपने इतना कर लिया है ना, तो आप देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये किस चीज का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट कैटलॉग, ये आ रहा है ना यहाँ पे साइड में, देखिए ये सबमिट कैटलॉग। बस ये से आपकी प्रॉपर लिस्टिंग हो जाएगी एक ही बार में। इट्स द लिस्टिंग, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, बस हमारा प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो प्रोडक्ट अगर आप देखिए आज के दिन थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में आपको लगेगा कि यार ये क्या क्या डालना है, आप एक बार लिस्ट करना सीख गए, तो एक ही दिन में आप मीशो पे लगभग 100 प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो उसमें कोई डालना कठिन चीज नहीं है, तो यहाँ से आप ये प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। इमेज बल्क अपलोड का मतलब ये है कि एक साथ आपको बहुत सारी इमेज अपलोड करनी है, तो उसके लिए आप इमेज को बल्क में अपलोड कर सकते हैं। ये पेमेंट टैब, पेमेंट टैब का मतलब ये है कि आपको पेमेंट जो आएंगे कैसे कैसे आ रहे हैं, कितने पेमेंट हैं, कितने रह गए हैं, कौन सा आने वाला है, ये सारी डिटेल आपको पेमेंट वाले टैब में मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इंस्टेंट केस का भी इंट्रोड्यूस हुआ है, क्वालिटी का भी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना। इनका कोई ज्यादा नहीं है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये है कि किसी इन्फ्लुएंसर को आप हायर कर रहे हैं, कि इन मीशो को कोई इन्फ्लुएंसर होगा जिसको हायर कर रहे हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को बूस्ट करने में आपकी मदद करे, आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सके। एडवर्टाइज का ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइज को मीशो पे चला सकते हैं। मीशो पे तो रिकमेंडेशन है ही नहीं है मेरा, मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप मीशो पे एडवर्टाइज कीजिए, क्योंकि रिटर्न रेशियो बहुत है उनका, ठीक है। ये प्रमोशन है। इंस्टेंट कैश का ये है कि किसी को कैश की नीड है, इमीडिएट अगर ये जब मिलेगा ऑफर, जब आपका अकाउंट बहुत अच्छा है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, तो वो ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा बिजनेस डैशबोर्ड भी दे दिया है उन्होंने, जिसमें कि आपके बिजनेस की पूरी डिटेल रहेगी कि कितना आपका बिजनेस हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये सारी डिटेल इसमें रहेगी, ठीक है। तो ये केवल इतना सा है मीशो का, है ना। अब अगर मैं इसकी केस स्टडी की बात करूँ तो थोड़ा सा ये आप इस चीज़ को जान लीजिए जरूर कि अगर आप मीशो पे वर्क कर रहे हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए, मतलब किसी के लिए, क्योंकि मीशो में रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं पैनल पे ऐसा कुछ है नहीं है। मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया, अब इस पर कोई रूल नहीं है, सबसे मेन अगर मैं बात कहूँ तो इस पर कोई रूल नहीं है। मैंने, मेरे पास यूनिक प्रोडक्ट है, मैंने लिस्ट कर दिया, सेम प्रोडक्ट को दूसरा सेलर उसको एज ए न्यू लिस्टिंग कर रहा है। इट्स नॉट ए गुड थिंग। अमेजन पे ऐसा नहीं है। देखिए अमेजन पे ऐसा रूल है कि ये अगर प्रोडक्ट है अमेजन पे, तो इसकी एक ही लिस्टिंग होगी सेम टाइप की प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब आप दूसरी लिस्टिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा होने लगता तो ओप्पो वीवो के फोन है हर एक सेलर ऐड करने लगे, इसीलिए उन्होंने वो, मैंने आपको ऑफर टाइप बताया था बाय बॉक्स का, कि और भी सेलर ऐड करते रहते हैं उस ऑफर को। वो इसीलिए कॉन्सेप्ट दिया गया है कि भैया आपको अगर सिमिलर टाइप का आपके पास प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं और वो अमेजन पे अवेलेबल है, आप नई लिस्टिंग मत कीजिए, आप उसमें ऑफर में ऐड कीजिए, जिसको बाय बॉक्स कहते हैं। सेलर अपने अलग 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 करता है, मैंने बताया था कि किसी ने ऐड किया, फिर बाकी सेलर भी उसको ऐड करना चाहते हैं, उसको मैप कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को,
तो उसको कहते हैं अपन मैपिंग करना, उस प्रोडक्ट को ऑफर में ऐड करना। तो इसमें ऐसा कोई खास देखा जाए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी सेलर कोई से भी प्रोडक्ट को नया लिस्ट कर सकता है। तो इस वजह से क्या है ना कि यहाँ पर एक डुप्लीकेट होना बहुत बनता है कि सपोज दैट, मतलब आप खुद सोचिए कि जैसे कि आप अमेजन पे गए, ठीक है, और आपने कोई सैमसंग का फोन देखा। अब सैमसंग में सेम फोन में आपको 10 लिस्टिंग दिख रहे हैं। सेम फोन, मतलब वही है, 4 GB 128 GB रैम है। सेम फोन सेम मॉडल की 10 लिस्टिंग आपको दिख रहे हैं, आप कंफ्यूज रहेंगे लेना किससे, क्या करना है। लेकिन अगर आपको एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है, ऑफर बाकी ऐड किए हुए हैं सेलर, लेकिन एक ही प्रोडक्ट है, तो आप वहां पर क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ये एक ही प्रोडक्ट है, इसको इतने सेलर सेल सेल कर रहे हैं। तो सिमिलर वे में ऐसा मीशो में नहीं है, इसमें इतना बड़ा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें अगर आपके पास भी प्रोडक्ट है, आप नया प्रोडक्ट की तरह लिस्ट कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें कंफ्यूजन बढ़ता है बायर का, और रिटर्न रेशियो भी ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये लगेगा कि यार यही चीज दूसरा भी सेलर दे रहा है, उसका भी ट्राई करें हम, उसका भी ट्राई करें, तो हर बायर यही सोचेगा, तो इस तरीके से रिटर्न रेशियो भी बढ़ेगा। तो मीशो इज नॉट रिकमेंडेबल। बट ये है कि अगर किसी को करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेल होती है, ये गारंटी की बात है, मैं बिल्कुल मानूंगा सेल होती है। आप अपना प्रोडक्ट आज डालेंगे, हो सकता है आपके 10 प्रोडक्ट कल ही निकल जाए, सेल होती है। लेकिन थोड़ा रिटर्न रेशियो उनका ज़्यादा है, बस ये है। तो एक थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉबैक्स है जो कि मीशो में चला आ रहा है। तो देखते हैं, अगर आगे कोई पॉलिसी वगैरह वो चेंज करेंगे तो उस हिसाब से फिर अपन मतलब और मतलब उसका बिजनेस का अलग से देख सकते हैं फिर, बाकी सेलर भी देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा रिकमेंडेशन कम रहता है उनके लिए। ठीक सर है, ये मेरी मीशो का। सर जो मेरी अमेजोन पे सेलर आईडी है, उस हाँ। पे जो मैंने इमेजेस डाली हुई है ना अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की, सेम हम्म। इमेज मेरे ब्रांड नेम के साथ कोई और सेलर ने अपने उस पर डाल के सेल कर रहा है। नहीं तो इमेजेस में आपका ब्रांड नेम है क्या? हाँ हाँ, मेरे प्रोडक्ट पे मेरा ब्रांड नेम है, सेम वो यूज कर रहा है मेरे ब्रांड नेम के साथ। आप उस पर सेम प्रोडक्ट की अगर इमेज वो यूज करा, ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट लगा दीजिए, मैं बता दूंगा। इन्फ्रिंजमेंट फॉर्म फिल कर दीजिए, उस पे अगेंस्ट उसका अकाउंट सस्पेंशन तक आ जाएगा अगर उसने गलत किया है तो। अच्छा, तो ठीक है, जब आप कैंपेन का डिस्कस करेंगे हम उस टाइम ही आप मेरे को बता देना, मैं उसकी कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूंगा। उसको ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट फॉर्म कहते हैं। आप अमेजन सेलर सेंट्रल पे जाइए, वहां पे लिखा होगा ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट फॉर्म। अच्छा। इन्फ्रिंजमेंट, INFRINGMENT, इन्फ्रिंजमेंट फॉर्म। ठीक है। इससे आप वहाँ पे IP एस्केलेशन लगा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये एस्केलेशन लगा सकते हैं, जिससे कि उस सेलर का अकाउंट ही ब्लॉक होगा और उसने गलत किया है। ठीक है। तो आप वहां से कर लीजिए। बिल्कुल। ठीक है सर, मैं ट्राई कर लेता हूँ, कुछ इश्यू होगा तो तब बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, है ना, आप बता। अब अपन आते हैं अपना सीधा, एक और अपना बचा हुआ है, ये मीशो एकदम खत्म, यहाँ पर मीशो का टॉपिक यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है। अब हमारे पास आता है तीस फोर्थ पॉइंट आता है। किसी को 1 मिनट का ब्रेक, क्योंकि अपन कंटिन्यू चला रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी को ब्रेक ब्रेक लेना है क्या? 1 या 2 मिनट का, क्योंकि वो अपना ये इसका शुरू होने वाला है, क्या कहते हैं, मिंत्रा का। नो सर, ब्रेक की जरूरत नहीं। अच्छा, ब्रेक की जरूरत नहीं है ना, तो अपन इसे को यहीं से स्टार्ट कर लें। यस। 1 मिनट दीजिए यार, मैंने पानी पी लूँ बस, 1 मिनट। नौ। चलो ये अपन स्टार्ट करते हैं अपना। इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना ये पेन टूल को लेता हूँ इसको। पेन टूल में क्या है ना, थोड़ा सा आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा इसको। तो देखिए,
अब हम बात कर रहे हैं अपने मिंत्रा की, है ना। तो देखिए मिंत्रा, आपको भी पता होगा किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। फेमस फैशन अप्रैल ब्रांड्स के लिए बहुत फेमस है ना। मतलब बहुत अच्छा है उनका इस चीज में। मतलब और अगर देखा जाए तो मिंत्रा काफी इन चीजों में बहुत आगे है ना। मिंत्रा को बीट नहीं कर पाएगा अमेजन, फिलहाल नहीं कर पाया है। मतलब फैशन कैटेगरी का बता रहा हूँ मैं, बाकी कैटेगरी का तो अलग बात है। अमेजन सभी कैटेगरी पे वर्क करता है, लेकिन अगर मिंत्रा की बात करें तो फैशन कैटेगरी में, वो फैशन कैटेगरी में इतना जबरदस्त है वो, कि उसके पास जो कस्टमर्स है ना, वो उनकी मतलब इस तरीके से उसने ग्रैब किए हुए हैं कि बंदे को अगर चाहिए किसी को भी प्रोडक्ट तो वो मिंत्रा पे ही आएगा, अगर फैशन प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। तो मैं मिंत्रा को थोड़ा सा स्टार्टिंग से एलोबरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मिंत्रा पहले ये मिंत्रा अगर देखा जाए तो सबसे पहले आया था अपना 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और ये पहले B2B सेगमेंट में आया था। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ये इतना पहले ही बिजनेस करते थे ये लोग, है ना। अब उसके बाद जब इनका बढ़ता गया बिजनेस, तो उसके बाद इन्होंने 2014 में ये फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज हो गई है, फ्लिपकार्ट के साथ। ये 2007 में आए, पहले फैशन में ही थे, फिर उसके बाद ये 2014 में आए, तो ये फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज हो गए, ठीक है ना। तो ये अब जब इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ आए हैं, तो पहले ये था कि फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट को इनके साथ करना चाह रहे थे, लेकिन क्या है कि वो 2014 में ये हुआ कि मिंत्रा एक ब्रांड बन चुका था फैशन इंडस्ट्रीज के लिए एकदम। मतलब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक वो था कि ई कॉमर्स पोर्टल है, बहुत बड़ी चीज है। तो अगर सारे और कैटेगरी अगर इंट्रोड्यूस हो जाएंगी मिंत्रा के साथ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, पावर बैंक, मोबाइल भी अगर इंट्रोड्यूस करा देंगे मिंत्रा के साथ, तो उस केस में यहाँ पर इनके जो क्या कहते हैं, जो नाम है, जिस वजह से ब्रांड बना हुआ है ना, वो फेल होने के पूरे चांसेस हैं, है ना। तो इस वजह से ये डिसाइड हुआ कि उसको एक अलग रखेंगे। मिंत्रा है, मिंत्रा जो कोरियर यूज करता है, वो फ्लिपकार्ट के जो खुद का ई कार्ट है उसको यूज करता है ना। फ्लिपकार्ट का ही बिजनेस यूज किया जाता है, बस ये है कि वो एक तरीके से पोर्टल अलग है पूरा, ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट के साथ आया है ना। इसके पास लगभग ये मान के चलिए मोर देन 1000 बड़े से बड़े ब्रांड है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ब्रांड के साथ इनका टाइप है। अब आप ये कहेंगे कि ये चीज बता क्यों रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, ये चीजें अभी आगे आएंगी कि इनका क्या यूज रहेगा। मतलब जो अपन आगे बात करेंगे ना कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा ही अपन क्यों होता है, क्योंकि ये चीज तो अमेजन में भी कह सकता था कि इनके साथ टाइप है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ क्यों है ऐसा, ठीक है। इनके ये मान के चलिए लगभग मोर देन 200 मिलियन से ज्यादा इनके वो रहते हैं। 200 मिलियन से ज्यादा इनके विजिटर्स हैं। विजिटर्स इनके टू 200 मिलियन से ज्यादा हैं। लेकिन रिमेंबर, इनके पास जो मैक्सिमम विजिटर है ना, वो टीयर वन और टीयर 2 सिटी से हैं। यानी कि बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी से, दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी सिटी से इनको वो है कस्टमर इनके। तो देखिए किसी भी जगह के लिए ये टीयर 1 टीयर 2 बहुत काम करता है, किसी भी बिजनेस के लिए। किसी के पास ये वाले कस्टमर होना बहुत बड़ी बात होती है भाई। हर एक को चाहेगा कि टीयर 1 टीयर 2 की सिटी के अगर किसी के पास 1 करोड़ कस्टमर है ना, तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि 1 CR कस्टमर का होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाले कस्टमर वो हैं उनके प्रीमियम कस्टमर, जो कि एक प्राइस को इतना नहीं देखते हैं, उनको ब्रांड और प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए। जस्ट लाइक अगर टीयर 1 के सिटी से अगर किसी ने फैशन का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है 8 to 10 thousand का, तो अगर नॉर्मल है वो परचेज करते रहते हैं वो लोग। तो यही तो चाहिए सभी को, बिजनेस चाहिए उनको। तो थोड़ा सा क्या रहता है ना कि जो टीयर 1 टीयर 2 इंस्टीट्यूट का इफेक्ट आता है किसी भी बिजनेस पे, आप देखिए बिजनेस पे बिल्कुल डेफिनेटली इफेक्ट आता है, क्योंकि वहां पे इतना नेगोशिएशन नहीं होता है उस जगह पर। आप सोचिए कि कोई बहुत अच्छे किसी का बहुत अच्छा लग्जरीज मतलब लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहा है कोई बंदा, है ना। तो 5 या 10 हजार प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, फैशन के लिए, वो इतने ज्यादा सोचेगा नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रहता है, इनके पास जो कस्टमर है ना वो सबसे ज्यादा टीयर 1 टीयर 2 पे है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू करता है, मिंत्रा को एक अलग ही यूनिक बना देता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है ये चीज तो आ गई, है ना। इसका मैं अगर बताऊं तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या रिक्वायर्ड होता है ना। अगर मुझे इस पे एनरोल होना है, ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट्स को मैं यहाँ पे बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, है ना। फिर उसके बाद मैं आपको पैनल पे लेके चलूंगा। डॉक्यूमेंट्स आएंगे इसमें, फर्स्ट आपका पैन कार्ड लगेगा, है ना। एक पैन कार्ड, और आपका कंपनी का टेन नंबर लगेगा या GSTN नंबर लगेगा, ठीक है। एक आपका लगेगा GSTN नंबर, ठीक है। एक आपका GSTN नंबर लगेगा, एक आपका कैंसिल चेक लगेगा, ठीक है। ये आपका कैंसिल चेक लगेगा, है ना।
और एक आपका लगेगा ब्रांड अप्रूवल। ठीक है, यही सबसे ज्यादा मैटर करता है, यहीं पे सब लोग एक तरीके से कहा जाए कि मैं अगर कहूँ कि इनकेस के यहाँ पर प्रोडक्ट को ला पाना केवल फोर्थ पॉइंट है, उसी वजह से कई लोग सेलर हैं यहाँ पे आ नहीं पाते। अब मैं बता देता हूँ आपको ब्रांड अप्रूवल का मतलब क्या है। देखिए, आप डायरेक्टली अमेजन की तरह यहाँ पे ऑनबोर्ड नहीं हो सकते हैं। आपको ये तो डिटेल देनी है, पैन कार्ड, जीटीआई, जीएसटी नंबर, कैंसिल चेक। अब उसके बाद आपके पास आएगा ब्रांड अप्रूवल। यानी कि इसका मतलब साफ साफ है कि आपको अपना ब्रांड आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आपको खुद का ब्रांड होना चाहिए, पहली बात है ना। सेकंड थिंग, आपका ब्रांड है ना, काफी फेमस होना चाहिए, मतलब छोटे मोटे ब्रांड नहीं होना चाहिए, है ना। आपका ब्रांड है ना, अच्छा ब्रांड, अच्छे लेवल का ब्रांड होना चाहिए, मतलब लोग अवेयर होने चाहिए आपके ब्रांड से। सेकंड थिंग, ठीक है। अवेयर नहीं है तो एक तरीके से आपके पास वो ब्रांड की बहुत बड़ी कैटेगरी होनी चाहिए, कम से कम आपके पास 100 टाइप के प्रोडक्ट होने चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप फैशन में आए, आपने, जैसे सपोज दैट मेरे पास बैंगल्स हैं और मैंने क्या किया, 10 बैंगल्स को लेकर के इसे अमेजन पे लिस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकता मैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे कम से कम वहां पर देना पड़ेगा कि देखिए ब्रांड मेरा ये है, अमेजस ब्रांड है मेरा, और मेरे पास 100 टाइप के प्रोडक्ट हैं, 100 टाइप के बैंगल्स हैं, और 100 टाइप में से सभी की इन्वेंट्री मेरे पास कम से कम 150 से 200 है, स्टॉक मेरे पास भरा पड़ा है। ये मेरे को शो करना पड़ेगा वहां पर, फोटोज और वीडियो कॉल के जरिए पूरा का पूरा शो करना पड़ेगा। तब उनको लगेगा कि ये ठीक है। फिर उसके अपने ब्रांड की वैल्यू निकालेंगे कि मार्केट में कितना जा रहा है। आप अमेजन पे सेल कर रहे हैं तो अमेजन पे कितना जा रहा है, आपके फ्लिपकार्ट पे आ रहा है कितना जा रहा है, क्या रेटिंग है, कितने कस्टमर सेटिस्फाइड है, क्वालिटी ब्रांड है या नहीं, इन सबको वो पूरा चेक करेंगे। उसके बाद ही आपको ब्रांड अप्रूवल देंगे, वरना आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं देंगे। मीन्स आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, कोई मैटर नहीं है, आपके पास उसकी क्वांटिटी भी होनी चाहिए, उस टाइप के प्रोडक्ट भी होना चाहिए, मतलब आपका बहुत बड़ा स्टोर भी होना चाहिए, स्टोर के साथ इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए। और एक मेन चीज और आती है इसमें, वो है अपनी क्या, उसको अपन कहेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबलिंग भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा फैशन प्रोडक्ट में यहाँ पर एक कुछ लगा आता है, यहाँ पर आपने देखा होगा लेबल लगा आता है, उसमें कुछ डिटेल रहती है, ट्रेडमार्क लिखा लिखा रहता है ना, लोगो लिखा रहता है कंपनी का। वो लोगो भी आपका प्रोडक्ट पे लगा होना चाहिए, लोगो मार्किंग भी होनी चाहिए। ठीक है, उस पे आपका प्रोडक्ट की डिटेल भी होनी चाहिए। एक बार आपने देखा होगा, जब आप शर्ट खरीदेंगे तो कुछ ऐसा उसमें लगा हुआ होता है, उससे आप देख सकते हैं किस ब्रांड का है, उसके पीछे जस्ट प्राइस टैग लगा होता है, बारकोड लगा होता है, ये सारी चीज आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये चीज तो नॉर्मल होती है भैया, आप जब अमेजन पे करेंगे तो आप इस चीज को हटा सकते हैं, फ्लिपकार्ट में करेंगे आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए इस चीज को। लेकिन मिंत्रा पे आपको करना है तो आपके पास ये टैगिंग होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड, ये लेबलिंग कह सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है। अब 6 नंबर आ गया लेबलिंग के बाद, कौन सा नंबर है इसका, लेबलिंग अगर होगी मेरी, है ना, तो 6 नंबर है आपका मॉडल फोटोशूट, मॉडल फोटोशूट। ठीक है, आपका प्रोडक्ट है ना, किसी न किसी मॉडल फोटोशूट के साथ शूट होना चाहिए। मैं अपना प्रोडक्ट को डालूंगा, आपने देखा होगा अमेजन, मतलब मिंत्रा पे देखिए, आप साड़ियां देखिए, है ना, वहां पे ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट साड़ी के फोटो डालते हैं। अमेजन पे आप देखिए, फोटो साड़ी का डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सेल हो रही है। ठीक है, लेकिन आप मिंत्रा में देखेंगे, वहां पे आपको कोई ना कोई फीमेल में कोई एक्ट्रेस हो सकती है, या पर्टिकुलर कोई रोल मॉडल हो सकती है, उनका ही फोटो डला हुआ है फोटो के साथ में। मतलब आपको मॉडल फोटो शूट कराना बहुत जरूरी होता है उस। तो आपका सीधे समझ गए होंगे कि अगर आप मिंत्रा पे आना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज होनी चाहिए। उसके साथ आपका एक बजट भी लेके चलिए कि आप लेबलिंग भी कर पाए, साथ में आपका ट्रेडमार्क भी कर पाए, आप मॉडल फोटो शूट भी करा पाए, तब आप मिंत्रा पे जाने का बिल्कुल सोच सकते हैं। अदरवाइज वहां पे रिजेक्शन के 99% चांस है रिजेक्ट होना है आपका एप्रूवल। ठीक है, ये स्टार्टिंग प्रोसेस है, मैंने इसलिए बताई है क्यों, क्योंकि ये आप अगर ये आपके पास नहीं है तो आप अगर जाने का सोच रहे हैं तो गलत है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल जाने का सोच सकते हैं। ये क्लियर है सभी को अभी आपको, ये क्लियर हुआ आपको सभी को? यस सर। ठीक है, ठीक है। नाउ, हाँ, अब हमारा जो अगला पॉइंट आ रहा है, तो देखिए अब हमारा अगला पॉइंट जो आएगा उसमें ये रहेगा कि अब ये इनका जो मॉडल होता है वो मॉडल कैसे वर्क करता है इनका। अगर मैं इनकी बात करूं, है ना, तो ये इनका मॉडल कैसे काम करता है।
तो अगर मॉडल की अगर मैं बात करूं इसमें तो देखिए, जो मॉडल होगा इनका वो इस तरीके से होगा कुछ, जो मैंने आपको बता दिया था कि अमेजन पे कितने टाइप के होते हैं, वेंडर होते हैं, एक मर्चेंट फुलफिलमेंट होता है, एक उनका वेयर हाउस होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी इनके मॉडल चलते हैं। ठीक है, तो इनके मॉडल चलते हैं, इसमें एक होता है, एक इनका होता है और मॉडल। ठीक है, OR। ठीक है, एक और मॉडल होता है और एक होता है इनका SJIT। SJIT। ठीक है, और एक इनका होता है PPMP मॉडल। ठीक है, PPMP मॉडल। ठीक है, ये तीन टाइप के इनके मॉडल चलते हैं, है ना। तो ये जो और मॉडल होता है ना, ये इनका वेंडर मॉडल है। ठीक है, इसको अपन कहेंगे वेंडर मॉडल। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इसको अपन कहेंगे वेंडर मॉडल। वेंडर मॉडल। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। ठीक है, एक इनका कौन सा होता है, SJIT मॉडल। ठीक है, SJIT, इसको अपन कहेंगे SJIT। या मैंने फुल फॉर्म में नहीं देखी मैंने कभी, मैं भी इसको SJIT बोलता रहता हूँ हमेशा। तो SJIT है इसका, है ना, ये मॉडल होता है। ठीक है, SJIT को अपन कहेंगे उनके FC से, मतलब उनका फुलफिलमेंट सेंटर है। ठीक है, और एक है इनका क्या, PPMP। एक है उनका PPMP। ठीक है, तो इसको अपन कहेंगे PPMP। देखिए, जब आपने ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए कि आपने अपना ब्रांड लोगो बनवा लिया, मॉडल फोटोशूट करवा लिया, आपका अच्छा ब्रांड है, तो आपको वहां पे तीन ऑप्शन आएंगे जब आप ऑन बोर्डिंग करेंगे तब। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर आएंगे ऑप्शन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के मॉडल होते हैं, एक और मॉडल होता है, एक SJIT होता है, एक PPMP होता है। और मॉडल क्या होता है कि जस्ट लाइक, और मॉडल में मैंने बताया था, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमें ये अमेजन करता है ना कि उनके जो वेंडर होते हैं वहां पर ये आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं एक साथ डायरेक्टली, और आपको पेमेंट कर देते हैं 15-20 दिन में, या हो सकता है इमीडिएट पेमेंट कर देंगे और अपने हिसाब से वो सेल करेंगे। तो ये उनका वही मॉडल है कि मतलब आपसे ये एक साथ बल्क में परचेज करेंगे और पेमेंट कर देंगे आपको, और अपने हिसाब से सेल के हिसाब से आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ये हो गया उनका और मॉडल। और ठीक है, दूसरा होता है उनका SJIT। SJIT मतलब FCs की तरह होता है कि मिंत्रा के खुद के कुछ वेयर हाउसेज हैं, हर मतलब हर स्टेट में। तो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को भेजिए, जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट सेल होगा वैसे वैसे आपको वो इनिशिएट करते जाएंगे पे आउट। समझ रहे हैं ना इन दोनों में और SJIT में फर्क क्या है, और में क्या है कि बल्क में लिया एक साथ पेमेंट करेंगे वो आपको। SJIT में क्या है कि आपके प्रोडक्ट को बल्क में लेंगे और जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट सेल होता जाएगा तो उसका पेमेंट आपको रिलीज करते जाएंगे। तो ये हुआ SJIT। PPMP का मतलब आप समझ ही होंगे, अपना पर्सनल के मतलब आपके पास ही प्रोडक्ट रखा हुआ है, ऑर्डर आएगा तो आप प्रोसेस करेंगे, कुरियर वाला आपके घर पे आएगा या आपके प्रेमाइसेस पे आएगा और आपके यहाँ से पिक करके ले जाएगा। तो ये तीन टाइप के मॉडल चलते हैं ऑलवेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो इसका अगर देखा जाए तो इसका कैसे होता है, तो अगर आप गूगल पे आएंगे तो इनका आता है पार्टनर डॉट, इनका देख लेते हैं किस नाम से, पार्टनर मिंत्रा। पार्टनर मिंत्रा, मिंत्रा डालेंगे आप गूगल पर, है ना, तो आपको इस तरीके से आएगा ये, कहेंगे इनको ये पार्टनर मिंत्रा इन्फो। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेंगे आपके प्रोडक्ट को एनरोल करना है ना, ये इस तरीके से आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, एनरोल नाउ, सॉरी, इसमें अपन लॉगिन पे करके देख लेते हैं, लॉगिन पे, सॉरी। आप यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पर आपको सेल ऑन मिंत्रा, पहले यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आता था वो हटा दिया उन्होंने, यहाँ पे सेल ऑन मिंत्रा पे क्लिक करेंगे, सेल ऑन मिंत्रा। ठीक, प्लीज वेट, वी आर आई नहीं रहा। एक मैं फिर से इसको, सेल ऑन मिंत्रा जब आप इस पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में, अप राइट साइड में। तो आप इस पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पर। ठीक है, तो ये आपको पूरा देखिए,
ये कुछ वार्निंग दे रहा है, मैं उनको देख लेता हूँ, मैंने इसको वार्निंग को डालती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे। ठीक है, आपने अपना नंबर डालेंगे और नंबर डाल के आप अपनी बेसिक डिटेल, ईमेल आईडी और ये सब फिल करके आप दे देंगे। तो जैसे ही आप वहाँ पे जीएसटी नंबर ये सब प्रोवाइड कर देंगे तो आपका कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा जो मिंत्रा का दिखता है। देखिए ये इंटरफेस होता है मिंत्रा का, ये दिख रहा है सभी को विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना जीएसटी नंबर डाल के वेरीफाई कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैं अपना मोबाइल नंबर ये सारी चीज डालूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी, क्या क्या है ना। आर यू एक्सिस्टिंग मिंत्रा पैटर्न नो, यहाँ पे मैंने डाल दी एंटाइटी टाइप है ना। ये प्रोप्राइटरशिप डाल दी है ना, ये मैंने डाल दी सारी डिटेल। ठीक है, अब मैं आऊंगा बिजनेस डिटेल पर। ठीक है, बिजनेस डिटेल में मैंने आपको बताया था, ये मॉडल बताया था ना, एस जी आई टी पीपीएमपी, ये मैंने अभी आपको क्लियर करे थे, ये वही मॉडल। ठीक है, तो सपोज दैट मैं तो पहले मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ से कस्टमर टू कस्टमर भेजूंगा है ना। तो मैं यहाँ पे पीपीएमपी सीसी पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे है ना। ओएमएस टाइप में मैं क्या कर दूंगा, इसमें ओएमएस टाइप के लिए आपको एक बार मतलब सेलर वेयर कर देंगे कि मतलब अपने सेलर के वेयर हाउस से मैं अपने को इसको फुलफिल करना चाहूँ। और एपीआई वर्जन में B4 आपको सेलेक्ट करना है, ये बाई डिफॉल्ट है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अपन इसको नेक्स्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट कर देंगे तो अपना यहाँ पे ऑटोमेटिक वेयर हाउस डिटेल आ जाए। ठीक है, वेयर हाउस पिन कोड क्योंकि हमारे यहाँ से ही जा रहा है तो हम यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, फिर सिटी डालना है ना, स्टेट डालना है और कंट्री डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है, ये सब ये आप कर सकते हैं इस चीज को। तो ये आप अपना ये पूरा एड्रेस वेड्रेस ये सब डाल के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसमें बैंक डिटेल डालनी है तो बैंक डिटेल ये आपके आई जाएगी, आईएफएससी कोड ये सब आपको डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन टॉपिक आ जाएगा ब्रांड डिटेल, यही सबसे ज्यादा मेन। नंबर ऑफ ब्रांड टू बी लिस्टेड, आपने कहे कि कितने आपको ब्रांड सेलेक्ट करने हैं, आपने कहा एक ही कर रहा हूँ भैया मैं तो, क्योंकि आपके पास एक ही ब्रांड है। अब आपको पूरी डिटेल डालनी है, क्या ब्रांड है ना। कैटलॉग डिटेल डालनी है आपको। ठीक है, कि आपको अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग की पूरी डिटेल डालनी है, मतलब एक पीडीएफ बनाइए जिसमें आपके फोटोज हो, उसके डिटेल हो, पूरी हिस्ट्री लिखी हो, पूरा का पूरा आपको कैटलॉग डिटेल बनाना है। आपने देखा होगा, आप जब किसी शॉप पे जाते हैं या कोई लाइटिंग कंपनी के पास जाते हैं तो एक अपना आपको ब्रोशर बना के देता है कि पूरी डिटेल होती है, ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है, इस तरीके से आपका जो बना हुआ होगा आप उसको अपलोड कीजिए यहाँ पे। ब्रांड लोगो अपलोड करना है, नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताना है क्या है, आप ब्रांड ओनर है, आपने ब्रांड ओनर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए आप यहाँ पर अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे है ना। और डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए यहाँ पे हाँ ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब आपको ये बताना है कि आपके सारे प्रोडक्ट की एक एवरेज एमआरपी क्या है। आपके पास 100 प्रोडक्ट हैं, आप उनकी एक एवरेज एमआरपी दे दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक आपको बताना है। उससे ये फिगर आउट करेंगे ये लोग कि आपके प्रोडक्ट के एक्चुअल किस रेंज के आ रहे हैं, किस रेंज के प्रोडक्ट हैं। तो किसी का आपका 10,000 है, किसी का 11,000 है, ऐसे इस तरीके से तो आप उसको एक 10,000 का करीबन एग्रीगेट करके आप उनको एवरेज बता सकते हैं ना। परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, आपको ये बताना है कि आपका कितना बिजनेस हो रहा है ऑनलाइन में। मतलब आपके पास एक शॉप भी है, यानी कि आप ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं और अमेजन फ्लिपकार्ट से भी कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि आपका ऑनलाइन बिजनेस उसका कितना परसेंट है। सपोज दैट आपका 1 लाख का बिजनेस हो रहा है जिसमें से 50,000 आपके आपके शॉप से चले जाते हैं और 50,000 आपके अमेजन से आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे डालेंगे 50%। ये उनको बता रहा है, मतलब ये हम उनको बता रहे हैं कि हमारा बिजनेस ऑनलाइन से इतना जाता है, मतलब उनको ये दिखेगा कि आपके ऑनलाइन से भी जा रहा है प्रोडक्ट। यहाँ पे ईयर ऑफ ऑपरेशन डालना है। ठीक है, यूएसपी आपको डालनी है, यूएसपी में आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट को करते हैं, क्या रेंज है, सारी यूएसपी आपको मेंशन करनी है। ठीक है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्या है आपका, कि मतलब बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर फैशन में आ रहे हैं तो आपने वीमेन सेलेक्ट कर लिया। सेकंड है आपका ये बॉयज के लिए, तो आप वाला कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ पर ये आप नॉर्मल, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको लीव कर सकते हैं है ना, इसका कोई वो नहीं है ना। ये आप इसको लीव कीजिए, क्योंकि बार बार इनको चीज़ों को अगर आप जितना इन्फॉर्मेशन देंगे उसका आपको उतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो आप इनको लीव कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस आपको डालनी है यस, है ना। अब यस में अब आपसे पूछ रहे हैं कि वेयर डू यू सेल, कहाँ पे अमेजन मिंत्रा कहाँ पर आप कर रहे हैं, ये सब है ना, लिंक देना है ये सब। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको अगर इस पे सेल करना है तो आप अपने प्रोडक्ट को अमेजन पे लाइए, अमेजन पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कीजिए, कम से कम 100 के करीबन स्टार रेटिंग कर लीजिए, कम से कम अच्छे से सेल कर लीजिए, तब आप अपने प्रोडक्ट की अमेजन की लिंक दीजिए। इससे वो वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ आपके इतने मंथली ऑर्डर हैं
मंथली ऑर्डर आप भी देंगे, वो भी स्टार रेटिंग से आपका ये पूरा परफॉर्मेंस देख लेंगे, तब आप शिप प्रोग्रेस करेंगे। तब उसके बाद उनके पास अप्रूवल के लिए जाएगा, ये मिंत्रा वालों के पास। उसके बाद वो टीम आपके पूरे बिजनेस को पूरा एक ओवरव्यू करेगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इस डिजर्व करता है कि आपके मिंत्रा के साथ टाइप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके बाद आपको अप्रूवल देगा। ठीक है, तो जब आपका अप्रूवल आ जाएगा तो आप अपने प्रोडक्ट को उसके बाद लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्दर ये एक उनका इनिशियल बेसिस है, मतलब उनका जो बेसिस है वो ऐसा है कि हमें वहां से अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, तो हमें अप्रूवल लेना पड़ता है मिंत्रा पे, है ना। और ये फैशन में ही डील करते हैं, और आपके ब्रांड अगर बहुत अच्छा है, मॉडल सूट आप करा सकते हैं, ट्रेडमार्क अच्छे से लिया है आपने, आप टैगिंग कर सकते हैं, लेबलिंग लगाएंगे प्रोडक्ट की, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बिजनेस है, तभी आप यहाँ पर आएंगे। अदरवाइज अगर आप वैसे आएंगे तो आपके लिए वैसे रिजेक्शन दे देंगे। ठीक है, तो मिंत्रा का इतना ही है इसमें। मिंत्रा का जब आप एनरोल हो जाएंगे पूरी तरह से, तब मैं आपको और भी बता दूंगा। हालांकि मैंने अभी इस पे अप्लाई किया था, मैं इस पे अभी एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मिंत्रा पे मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे लाने के लिए अपने प्रोडक्ट को। तो केवल इसमें केवल इतना ही है, जब आप लिस्ट कर लें कभी भी आपका किसी कोई ब्रांड को रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो आप मुझसे बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, मैं मिंत्रा में आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारे ये सारे कंप्लीट हो गए, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा। इसका अब रिटर्न रेट कितना है सर, बाकियों के मुकाबले? रिटर्न रेट इसका कम है, बाकी के मुकाबले कम है इनका। अप्रोक्स इनका आप मान सकते हैं, देखिए 20 से 25% मान सकते हैं रिटर्न रेट है, ओके। इसका सर लेकिन वो कम एक, है। इसका पहले एक चलता था ना कि आप 4-5 मंगवा लो और जौन सा पसंद हो वो रख लो, वो अभी भी चलता है क्या? नहीं नहीं, अब नहीं चलता है, अब तो शायद ये वाली पॉलिसी हटा दी है। हालांकि मैंने पहले ही सुना था, ये मैंने पहले किया था, लेकिन अब ये अभी नहीं चल रहा है ये। अभी मेरे इसमें मैंने अभी इनकी पॉलिसी है वो मैंने जो चेक की है, उसमें अभी तो शो नहीं हो रहा है ये वाला, पहले वो था ये वाली चीज। खुद मंगा लेते थे, 3-4 जोड़ी पर्सन लेके आता था शूज, हम्म ट्राई हम्म करो हम्म। आप, जो सा सही लग रहा रख लो, बाकी वापस भेज दो। वो ऐसा है ना, तब पहले मिंत्रा इनमें इतना ज्यादा मतलब ऑनलाइन फोकस वो ज्यादा कर रहे थे, लेकिन अब तो क्या है कि मिंत्रा एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, मतलब बहुत बड़ी चीज है वो फैशन के मामले में। तो अब शायद उन्होंने इस पॉलिसी को हटा दिया है, क्योंकि इस चीज में काफी मिसयूज होने लगे थे लोगों के, तो इस वजह से इस पॉलिसी को शायद हटा दिया है। क्योंकि मैंने अभी पॉलिसी देखी नहीं है बिल्कुल भी कि कहीं पे है ये वाली पॉलिसी अभी फिलहाल। और स्नैपडील सर, स्नैपडील बंद हो गया पूरी तरह? हाँ, स्नैपडील तो मोस्टली खत्म ही हो गया है, वो इनका मतलब भी ऐसे रिटर्न रेशियो ज्यादा था। और एक्चुअल क्या है ना, देखिए कोई भी ई कॉमर्स एस्टेब्लिश करने के लिए आप तभी कर पाएंगे जब आपका अपने बंदों के ऊपर कंट्रोल होगा। सपोज दैट आप, जैसे मैं अमेजन जैसा कोई पोर्टल खोल के बैठ जाऊं और मैंने कहा कि भैया मैं एक नया पोर्टल है ये मेरा, और मैं अच्छे से बिजनेस करूंगा, कई लोगों को जोड़ूंगा और सेल करवाऊंगा और उसका कमीशन मैं लूंगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोरियर पार्टनर जो है ना, कोरियर पार्टनर मेरे नहीं है। आप समझिए इस चीज को, कोरियर पार्टनर मेरे नहीं है। कोरियर पार्टनर किनके हैं? मैं यूज करूंगा डीटीडीसी, ब्लू डार्ट, तो ये मेरे हिसाब से नहीं है। वहां का कोई बंदा अगर मेरे प्रोडक्ट को गायब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है ना, तो मेरे कंट्रोल में तो वो चीज है ही नहीं है। तो इसके लिए अगर मैं करना चाहता हूँ तो एक बहुत बड़ा बजट लेके आना पड़ेगा वहां से ऐसे गए पर, है ना। तो स्नैपडील इनके पास पर्टिकुलर इनके खुद के कोरियर नहीं थे, कुछ आए भी थे लेकिन उन्होंने उस पर इतना वर्क नहीं किया, तो उनके कोरियर ब्लू डार्ट और ये थे, तो उनका रिटर्न रेशियो बढ़ रहा, प्रोडक्ट भी इतना मतलब बहुत, ये इन लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही है कि अगर मैं उस पर अगर आपको बताऊं तो, अगर ऐसे ये एक, जी, तो इन लोगों की सबसे एक मिनट, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई हमारी? ठीक है।